अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को प्रीवियस पार्ट अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। वो ठीक होने लगे, बाकी उसका इलाज तो चलता रहेगा, मगर उसमें उससे ज़्यादा आपको बर्दाश्त करना होगा मिसेस हैदर। वो चिड़चिड़ा भी होगा, तंग भी आएगा, अपसेट भी होगा, गुस्सा भी होगा। उसे हर पल किसी न किसी की ज़रूरत रहेगी क्योंकि वो टोटली किसी पर डिपेंड हो चुका है। ये बात भी उसे परेशान करती है, तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि उन्हें हर्ट ना करें। बाकी चॉइस आपकी है। अगर तो ऑपरेशन चाहते हैं तो आप लोग मुझे इत्तला कर दीजिएगा। डॉक्टर फहद और आशिर दोनों ही डाइनिंग टेबल के जाने बढ़ गए थे जहाँ टीम के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया था। आपको बर्दाश्त करना होगा मिसेस हैदर, उन्हें हर पल किसी न किसी की ज़रूरत रहेगी। ऑपरेशन अगर नाकाम रहा तो कंफर्म है कि वो कभी भी चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। ख्वाब उसकी आंखों के सामने चल रहा था। वो उसके कदमों में गिरी थी। वो नाउम्मीद हो चुका है, मायूस हो चुका है। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। आपको हैदर को ज़िंदगी की तरफ लाना है। अब ये आपको सोचना है कि कैसे करना है, नर्स बनकर या शरीक हयात। पहले ख्वाब और अब ये सब सोचकर वो और डर गई थी। हैदर भी सुफियान की मदद से बाहर आ गया था, जिसके देखकर वो सब खामोश हो गए थे। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट की ओट में तनाव भरा माहौल था। हैदर सब जानता था कि सब सिर्फ उसके लिए नॉर्मल दिखा रहे हैं ख़ुद को, इसीलिए सर झुकाए मुस्कुरा रहा था। उधर रुबा को अपना आप हिलता हिलता कांपता महसूस हो रहा था, इसीलिए वो सहन में आ गई थी। ऊंचा ही सोचों ने उसे घेर लिया था। आशिर अंकल क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं मुझसे, और क्यों बिला वजह ही मान लिया है कि ये फ़ैसला मेरा भी था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस तरह मुझे किसी के सामने गिला। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, कभी नहीं। मैं इनको कह दूँगी कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। डॉक्टर्स की टीम चली गई थी पीछे एक उदासी छोड़कर। शाम हो गई थी। आशिर साहब लॉन में बैठे थे, चश्मा हाथों में पकड़कर वो गहरी सोच में मुब्तला थे। अंकल, उन्होंने गर्दन मोड़कर रुबा को देखा। जी अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना था। उन्हें कुछ हैरत हुई थी। अंकल, आप जो मुझसे चाहते हैं वो मैं नहीं कर पाऊँगी। वो कुछ कंफ्यूज हो गए। मैं क्या चाहता हूँ? आप चाहते हैं इस रिश्ते को अपनाकर हैदर की सारी जिम्मेदारी उठा लूँ? अंकल, मैं नहीं कर पाऊँगी। वजह ये नहीं है कि मुझे उन्हें संभालना नहीं, वजह वो शर्मिंदगी है जो उन्हें होती है। अंकल, वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं। मुझे नहीं समझ आ रही मैं कैसे उन्हें दोबारा ज़िंदगी की तरफ राग़िब करूँगी। प्लीज़ अंकल, मुझसे नहीं होगा। मैं हैदर को नहीं संभाल सकती। मुझे हैदर से तलाक चाहिए। अंकल प्लीज़, आप बख्तू की जगह मुझे अरेस्ट करवा दें। प्लीज़, इतनी बड़ी सज़ा ना दें। मैं ख़ुद को नहीं संभाल पाती, उन्हें कैसे? वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अंकल, प्लीज़। आशिर साहब उसे देखते ही रह गए थे जब नज़र पीछे हैदर और सुफियान पर पड़ी। हैदर? रुबा ने अपने पीछे देखा तो घड़ों में गिर गई थी। वो बेयकीनी से उसे ही देख रहा था। जाहिर है वो उसकी तमाम बातें सुन चुका था। सुफियान तो खुद गुम खड़ा था। चलो सुफियान। हैदर को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई थी। इतना मध्यम लहजा। सुफियान ने भी व्हीलचेयर का रुख मोड़ लिया था। हैदर रुको, मेरी बात सुनो। आशिर साहब ने अफसोस से रुबा को देखा जो डर गई थी, फिर हैदर के पीछे चले गए। अंदर आने के बाद सुफियान को बाहर धकेल कर हैदर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उसकी आंखों के सामने कल रात का मंजर चल रही थी। इतनी अच्छी बनकर क्यों दिखा रही थी? मेरा मजाक बनाने के लिए? कितना बेबस था वो। चीख चिल्लाकर तोड़ फोड़ करके रो भी नहीं सकता था। हैदर, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। हैदर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं मर जाऊँगी। सकीना के अल्फाज भी उसे सताने आ गए थे, मगर सकीना से ज़्यादा उसे रुबा याद आ रही थी, जिसने उस हालत में उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था। सकीना की वजह से बनी बदगुमानी रुबा के रवैये से दूर हो रही थी, मगर रुबा ने तो उसका यकीन ही तोड़ दिया। अंकल, मैं नहीं कर पाऊँगी सारी ज़िंदगी उनकी गुलामी। गुलामी? कौन सी गुलामी? मैं क्या कहा था? उसे खुद ही मदद करने आई थी। मजाक बना दिया है मेरा। पहले हैदर ये, हैदर वो। आज हैदर अपाहिज हो गया है तो किसी को हैदर नहीं चाहिए। सब मतलबी हैं, सब, और ख़ास तौर पर औरत ज़ात। दर्द इतना था कि गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो सुन सकता था कि दरवाज़ा पीटा जा रहा था। हैदर, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। हैदर। आशिर साहब, सुफियान सब थे। सकीना रुबा भी वहीं खड़ी थी। सकीना रुबा का बाजू दबोच कर एक साइड ले आई थी। क्या कहा है हैदर से तुमने? रुबा ने नागवारी से उसे देखा और उसका हाथ अपने बाजू से हटा दिया। मैंने उन्हें जो कुछ भी कहा हो आपसे मतलब ये हम दोनों का आपसी मामला है, आप दूर रहिए। सकीना का तो हैरत से मुंह खुला रह गया था और वो दोबारा कमरे की जानिब चली गई, जिसका दरवाज़ा अभी तक बंद था। हैदर प्लीज़, दरवाज़ा खोलो। हैदर सर,
मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब तो उन्हें अनजाने खौफ ने आन घेरा था। कुछ सोचते हुए सुफियान ने दरवाजे को धक्के मारने लगा था और आखिर दरवाज़ा खुल ही गया। मगर सदा शुक्र ऐसा कुछ नहीं था। वो खामोश सा आईने के सामने था। हैदर, जो सांस से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। उसके अल्फाज ने रुबा पर घड़ों पानी गिरा दिया था। मैं ठीक हूँ चचा, फ़िक्र मत करें। इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि चंद लोगों की बातों से टूट कर बिखर जाऊँ। जिसे जो चाहे वो मिल जाएगा, बेफिक्र रहे। मैं किसी पर अपना आप थोपूंगा नहीं। और चचा, आप भी ख़ुद को मत थकाइए। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आपको लगता है आप अपना वादा निभा रहे हैं? और सोचा समझा कितनी तकलीफ़ी होती है। मुझे अगर बुरा लगता है, चलो चाचू, जब आप लोगों की बातें सुनते हैं, जब सब आपको मेरे लिए इनकार करते हैं, जब आप डॉक्टर्स के पीछे धक्के खाते हैं, चाचू प्लीज़ बस कर दें, बस। नरमी से उनका हाथ पकड़े वो जब से बोला। रुबा की नज़रें ज़मीन में गड़ कर रह गई थी। मैं आपसे वादा करता हूँ चाचू, मैं खुश रहूँगा, टाइम पर मेडिसिन लूँगा। सुफियान भी जाना चाहता है तो उसे भी भेज दीजिए। सुफियान ने हैरत से उसे देखा। मुझे कहीं नहीं जाना। मुंह बनाकर वो उसके पास ही खड़ा हो गया था। जिसको जाना है वो जाए। उसने गुस्से से रुबाइशा की तरफ देखा, जो सर झुकाए कमरे से बाहर चली गई थी। आशिर साहब तो बिल्कुल ही खामोश हो गए थे। हैदर को बेड पर शिफ्ट करने के बाद वो बाहर आए तो उंगलियों को मरोड़ती वो वहीं खड़ी थी। अंकल, वो सामान बांध लें, कल सुबह आप अपने घर जा रही हैं। उसने शर्मिंदगी से आंखें बंद कर ली थी। अंकल, वो माफ़ कर दें आपको भी और आपके भाई को भी। माफ़ कर दिया आपको भी और आपके भाई को भी। समझ लूँगा, अल्लाह की आजमाइश है और आजमाइशों में बदले नहीं लिए जाते, सब्र किया जाता है। हम भी कर लेंगे, आप तैयारी करें, तलाक भी पहुँच जाएगी। आज फिर उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। आज फिर वो अपने ख्यालात नहीं समझा पाई थी, अपना डर नहीं बता पाई थी। उसने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा। सुफियान रात गए वापस घर जा रहा था जब कुएं के पास एक हवेला नज़र आया। पहले तो वो डर गया था, फिर ज़रा सी रोशनी में उसने रंगीन कपड़े नज़र आए। फ़ौज की टॉर्च ऑन करता वो कुएं के पास पहुंचा। दो चोटियों में मुकीत बाल, दरमियाना कद, गले में बेढंगा दुपट्टा, वो कुएं के अंदर झांक रही थी। सुफियान ने अभी उसके ताक़ुब में कुएं के अंदर देखा। गहरा है। ज़ेबू ने इस बात में सर हिलाया। पानी भी ठंडा होगा। बगल में कौन खड़ा है बगैर देखे उसकी बातों पर हाँ में सर हिलाए जा रही थी। खुदकुशी करनी है? ज़ेबू ने फिर अज़बात में सर हिला दिया। सवाल पर गौर की तो नज़र घुमाकर देखा। तुम कौन हो? भूत। उसने ज़ेबू की तरफ हाथ बढ़ाए तो वो डर गई, पीछे हटने लगी तो गिर गई। सुफियान गले फाड़कर हंसने लगा था। ज़ेबू की आंखों में आंसू आ गए थे जब उसकी नज़र बख्तू और उसके दोस्तों पर पड़ी, जो मुंह बनाकर उंगली रखे चुप रहने का इशारा कर रहे थे। बख्तू चुपके से नीचे बैठा, उसके बूटों के तस्मे चंद रहा था। ज़ेबू ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी कंट्रोल की। क्या इतनी रात को आत्माओं की तरह घूम रही हो? चलो उठकर अपने घर जाओ। कपड़े झाड़ती वो उठी और उसे रास्ता दे दिया। सुफियान ने जैसे ही कदम बढ़ाया, मुंह के बल नीचे हा 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 अपने अकब से उसे कहकों की आवाज़ें आ रही थीं। इससे पहले वो उठता, ज़ेबू ने कुएं की बाल्टी से बांधी रस्सी उसके दोनों पैरों में बांध दी थी। बख्तू खींच, इन सब ने एक साथ रस्सी खींची थी तो सुफियान हवा में उठने लगा। ए रुको, ये क्या कर रहे हो? मगर कुछ ही देर में सुफियान कुएं के बीचों बीच उल्टा लटक रहा था। ओप्स, ओए उतारो मुझे नीचे। सुफियान के गले से उसकी चीखें नीचे पानी में गिर गई थी। नहीं, गले में उसकी चेन नीचे पानी में गिर गई थी। नहीं उतारेंगे, शर्म आती है एक लड़की को डराते, उसके मजाक बनाते। लटके रहो। उसे ज़ेबू उल्टी नज़र आ रही थी जो वहाँ से जा रही थी। ए रुको, मुझे उतार कर तो जाओ। मगर वो की करते गायब हो चुके थे। पीछे सुफियान लटका रह गया। अचानक उसकी नज़र हाथ में पकड़े फ़ोन पर पड़ी। शुक्रिया, ये तो सही सलामत है, पॉकेट में नहीं रख लिया। उसने फ़ोन मिलाया। हेलो राशिद, मेरी मदद कर। गांव के बीचों बीच जो कुआं है, मैं वहाँ हूँ, जल्दी आ। कुछ ही देर बाद राशिद वहाँ आ गया था। सुफियान को ऐसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। सुफियान तो ऐसे हुई हवा में लटक रहा था। उसने आंखें छोटी करके उसे देखा। प्यास लगी थी, सोचा उल्टा लटक कर पानी पी लूँ। असल में मुझे एक्सरसाइज करनी थी, इसीलिए। तेरी इन घटिया कामों की वजह से खाला जूता मारती हैं तुझे। रुक, मैं तेरी फ़ोटोज़ खींचता हूँ। उसे उतारने के बजाय राशिद उसकी तस्वीरें बना रहा था। सुफियान पाउट बनाने या वी का निशान भी सुफियान का दिल कर रहा था वो राशिद को कुएं में खींच ले। तेरा फ़ोटोशूट हो गया हो तो मुझे उतारेगा?
ओह हाँ, फ़ोन जेब में रखता वो इधर उधर तलाश कर रहा था। कुछ आखिर उसे वो जगह नज़र आ गई जहाँ रस्सी का दूसरा सिरा बंधा था। फ़िक्र न कर सुफियान, अभी तेरी प्यास बुझेगी। ये कहते उसने वो सिरा खोला और सुफियान धड़ाम पानी में। हा 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 हा। पानी से मुंह बाहर निकाल कर उसने घूर कर देखा। कुएं के अंदर बने पायदानों पर पैर रखकर वो बाहर आया। राशिद अभी भी लोटपोट हंस रहा था। कपड़े झाड़ते उसने अंधेरे में देखा जहाँ से कुछ देर पहले ज़ेबू गई थी। तू मिल मुझे। 10 बजे तक वो गुमनामों की तरह सहन में टहलती रही थी। सामने खिड़की का पर्दा दोपहर से गिर चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हवा में लम्हा ब लम्हा खनकी बढ़ती जा रही थी। दिल बहुत परेशान था किसी के लिए जिसे उसने अपनाने से ही इनकार कर दिया। आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोले वो अंदर आई। वो बेड पर सो रहा था। नंगे पैर फर्श पे कालीन पर गए तो सर्द पैरों में हरारत सराहत कर गई। खामोश चेहरा, आंखें मूंदे लेटा था, जो उदासी बेबसी को गवारा था। आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कर पाई जो अंकल चाहते थे। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई। आई एम सॉरी, मगर आपके चेहरे की वो शर्मिंदगी मुझे आपकी तकलीफ़ से ज़्यादा अजियतनाक लगती थी। मेरा करीब आना, आपकी मदद करना आपको शर्मिंदा करता था और मुझे ख़ुद भी बहुत अजीब लगता था, इसीलिए आई एम सॉरी। इससे तलाफ़ी करके वो अलमारी की जानिब बढ़ी। सूटकेस उतारा, अलमारी खोली तो अपने से पहले उसके कपड़ों पर नज़र पड़ी जो एक तरफ लगे हुए थे। सुनिए, आप अपने लिए जगह बना लें। हैदर की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा। वो तो सो रहा था लेकिन उसके जहन में नक्श, उसके अल्फाज उसे सुनाई दे रहे थे। खुद को मजबूत करते उसने सामान बैग की रखना शुरू कर दिया। सामान रखते एक ख़त भी नीचे गिरा था। किताबें एक तरफ रखते उसने ख़त उठाया। ये वही ख़त था जो मिशन पर जाने से एक दिन पहले ज़ीशान ने उसे पकड़ाया था। ख़त तामे वो फिर माजी में उलझ गई थी। नया सेमेस्टर शुरू हुए 1 हफ़्ता हो गया था। पढ़ाई ना होने के बराबर थी, इसीलिए वो सब कहीं ना कहीं बाहर घूमने निकली थी। आज वो भी रेस्टोरेंट में टी पार्टी करने आई थी। हल्की बूंदाबांदी, खिड़की के पास मौजूद टेबल पर वो सब बैठी थी क्योंकि कपों से निकलता धुआं, उनकी गॉसिप्स जिसमें रूबा को रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी, वक्फे वक्फे से चाय की चुस्की लेती वो खिड़की से बाहर देख रही थी। विंडो ग्लास पर पड़ते पानी के कतरे ऊपर से नीचे बह रहे थे। भाप से अटे शीशों से धुंधले चेहरे नज़र आ रहे थे कि अचानक उसके माथे पर बल पड़ गए। विंडो से बाहर 2 बच्चे खड़े थे जिनके लिबास फटे थे। कंधों पर मैला सा थैला लटक रहा था। चाय वही छोड़कर वो काउंटर पर आई, जूसेस और सैंडविचेस लेकर बाहर आ गई। घुटनों के बल बैठकर उसने ट्रे उनके सामने की, जिसे देखकर उन दोनों के चेहरों पर चमक आ गई थी। तेज़ी से उन्होंने सैंडविच उठा लिए थे। खाने के दौरान वो मुस्कुराकर बस उन्हें देख रही थी। रोड पर लोग आ जा रहे थे। उन्हीं में एक गाड़ी ज़ीशान की भी थी जो मौसम एंजॉय करने की गरज से निकला था। गश्त करती नज़रें दूर साइड पर मौजूद रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी खूबसूरत वजूद पर पड़ गईं। वे साख्ता ही कदम ब्रेक पर चला गया। वो नीचे खाने में मसरूफ़ थे। वो बच्चे खाने में मसरूफ़ थे जब एक सवाल पर ज़ीशान और रुबा दोनों की मुस्कुराहट थम गई थी। आप तस्वीर नहीं बनाएंगे हमारी? उसने हैरत से उन्हें देखा। तस्वीर? क्यों? बनाते हैं। जब हमें कोई खाना खिलाए, पैसे दे तो तस्वीर बनाते हैं। और फिर हमारे साथ अपना नहीं, आप नहीं बनाएंगी? समझ तो वो दोनों ही गए थे। गाड़ी से उतरकर वो भी आ गया था। वो बच्चे चले गए थे। हमारी ज़िंदगी कितनी शो ऑफ हो गई है ना। हम अपने हाथों से अपने मुल्क की गुर्बत का मजाक बना रहे हैं। उन्हें पैसे देते हैं, फ़ोन पर स्टेटस स्टोरीज़ लगानी शुरू कर देते हैं। आज हमने ये किया, वो किया। मुझे ना सोशल मीडिया लाइफ वैसे ही नकली सी लगती है। मतलब क्या सैड स्टेटस लगाकर खुश रहना? क्या दिखा रहे हैं हम कि हम खोखले हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और शायद इसीलिए सोशल मीडिया को लोग फैंटेसी लाइफ कहते हैं, जहां हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीते हैं। ना कोई हमारा असल नाम जानता है, ना असल ज़िंदगी। असल ज़िंदगी में चाहे हम गरीब हों, मगर सोशल मीडिया पर हम बिल गेट्स की औलाद हैं। दोस्त, आर्जी रिश्ते, आर्जी वक्त, आर्जी। कहीं पढ़ा था, नेकी कर दरिया में डाल, और हम अपनी नेकी का बोर्ड गले में डालकर घूमने लगे हैं। वो याद फर्स्ट ईयर के इंग्लिश में एक बाब हुआ करता था जिसमें एक आदमी को न्यू ईयर पर आमाल लिखने वाला फरिश्ता मिल जाता था। हाँ, वो उसे तसव्वुर कर लेता है और उसे कहता है, मैंने फ़ला जगह फ़ला नेकी की थी, तुमने लिखी? हाँ हाँ, हम भी आजकल इसी काम की तरह हो गए हैं। बस फरिश्ता मिलने वाला रह गया, नेकियां गिनाने के तैयार। आप क्या कहती हैं? उसने चेहरा उसके जानिब मोड़ा जो खामोशी से सुन रही थी।
बस एक लफ्ज़ जवाब देकर वो अंदर की जानिब बढ़ गई थी। ज़ीशान के चेहरे पर नागवारी आ गई थी। आज बता ही दी मुझे, आपको इतनी चिढ़ क्यों है कि जवाब देना भी ज़रूरी नहीं लगता? इतने वक्त में आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। रूबा को उसकी बात पर ताज्जुब हुआ। उसने पलट कर देखा। कितने वक्त में? हम 2 बार पहले मिल चुके हैं और आज तीसरी बार है। जी वक्त बहुत। आपको लगता है किसी इंसान को जानना पहचानने के लिए इतना वक्त काफ़ी है? 2 बार मिलना और बस अब जान लिया? ज़ीशान ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। यही तो मैं कह रहा हूँ, किसी को जानने के लिए थोड़ा बहुत वक्त दरकार होता है। बात करेंगे तो पता चलेगा कौन कैसा है। मुझे आपके बारे में कुछ नहीं जानना। एक मर्द को किसी औरत पर दिलचस्पी तब बढ़ती है जब वो उसके सवालों के जवाबात शीरी अंदाज से देने लगती है, और मैं नहीं चाहती कि आपको मुझ में कोई भी दिलचस्पी हो, इसीलिए खामोश ही रहती हूँ। ज़ीशान को उसकी बात पर ज़रा भी हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि उसने कुछ गलत भी तो नहीं किया था। मुलाकातें बढ़ जाती हैं जब बातें अधूरी रह जाती हैं। ना बात होगी ना मुलाकात होगी, लेकिन वो मुकम्मल उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। आप सही कह रही हैं, मगर आधा। आप जानती हैं, मर्द और औरत में एक और अंसर होता है जो बाकियों से ज़्यादा होता है, और वो होती है ज़िद। जब एक औरत किसी मर्द को मुकम्मल नज़रअंदाज करती है तो वो भी उसकी दिलचस्पी लेता है, और फिर उसकी नज़रों में आना उसकी ज़िद बन जाती है। और यही शायद आपको और मेरे साथ हो रहा है। उसका रद्द-ए-अमल देखे बगैर वो वापस गाड़ी में बैठ गया था। एक नज़र उसके संजीदा चेहरे को देखा और ड्राइव कर गया। चंद लम्हे वो उसको जाता देखने के बाद सर झटक कर अंदर चली गई थी। आंखों से निकलते आंसू खत पर गिरकर उसमें जज्ब हो रहे थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे खोलकर पढ़े, इसीलिए बैग में रख कर जिप बंद कर दी। बैग लाकर उसने सोफ़े के करीब रख दिया था। एक नज़र उस कमरे को देखा जहां उसने 2 दिन और 3 रातें गुजारी थी। हाँ, बस इतना ही वक्त वो हैदर के करीब रही थी, जिनमें से ज़्यादा खामोशी की नज़र हुआ था। शब ख्वाबी में डूबा कमरा, ज़ेबू 0 साइज़ नारंगी रंग का जलता बल्ब, सीनरियों पर पड़ती सुनहरी रोशनी, बुक शेल्फ में तरतीब रा रखी किताबें और रहल में मौजूद कुरान मजीद। दिल उदास था। वो वज़ू करने के लिए जाना चाहती थी, मगर साइड टेबल पर मौजूद डिब्बी देखकर उसका दिल डर गया था। उसने हैदर को देखा जो पुरसुकून सो रहा था, मगर उसकी सांस का पता नहीं चल रही थी। उसने डिब्बी उठाकर देखी जो खाली थी। हैदर को देखा। हैदर, हैदर उठे। वो उसे हिला रही थी, उसका चेहरा थपथपा रही थी। गला खुश्क होने लगा था, आवाज़ भी बंद हो गई थी। हैदर, आखिर उसने खोल कर उसे देखा जो उस पर झुकी उसका चेहरा पकड़े बैठी थी। आहिस्ता से उसके हाथ हटाए। जी। उसने सुख की सांस ली। वो मुझे लगा आपने ये। अब तो उसके सामने नज़रें भी उठाना महाल थी। हैदर की नज़रें स्लीपिंग पिल्स पर पड़ी जो आखिर आज वो खा चुका था। इतना कमज़र्फ नहीं हूँ जो खुदकुशी कर लूँ। करनी होती तो पहले दिन ही कर लेता। मैं जानती हूँ आप बहुत हर्ट हुई मेरी वजह से, मगर मैंने ये फ़ैसला, आपने जो फ़ैसला किया है उस पर भरोसा रखें। अगर तो लगता है कि सही है तो उसकी सफाइयाँ ना दें, और लगता है गलत है तो सोचो क्यों और किस तरह गलत है। उसने तो बात ही ख़त्म कर दी थी। उसका फ़ैसला सही है तो क्यों बता रही है? उसे क्यों बिला वजह बात बढ़ा रही है? फिर कुछ अधूरा रह जाए, फिर कमी खलती रहेगी। हैदर फिर छत को घूरने लगा था। इतनी मुश्किल से तो नींद आई थी, फिर जगा दिया। उसे देखते वो शर्मिंदा थी। किस मुँह से पूछे, कुछ चाहिए तो नहीं। यूं ही सोचों में गुम, नींद से बेजार एक रात उसने हवेली में गुजार ली थी। रोज़ की तरह फजर की नमाज के बाद वो कुरान पढ़ने बैठ गई थी जब एक आयत पर दिल धक्का सा लगा। तर्जुमा। और वो अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं। सूरत अल राद 21। वो कंफ्यूज हो गई थी। वो गलती करने जा रही थी जो वो आने वाले वक्त से डर के उसके जो फ़ैसला किया है अपने और हैदर के बारे में, वो हैदर के लिए सही लड़की नहीं है। वो उसे शर्मिंदा नहीं कर सकती। उसके बाद हैदर की ज़िंदगी में जो आएगी वो अच्छी ही आएगी, मगर वो ठीक नहीं है इसके लिए। अल्लाह पाक, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। उससे गलत क्या होगा कि मैं सारी ज़िंदगी एक जुर्म के एक अधूरेपन में गुजार दूँ, ना खुद पूरी हो सकूं और ना ही उन्हें कर सकूं। जिस रिश्ते में मोहब्बत नहीं, उस रिश्ते का कैसा वजूद। शायद मेरी जाने के बाद वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। मेरे कमरे में रहने से उन्हें जो शर्मिंदगी होती है वो नहीं होगी। मैं तो उनके लिए आसानी ही कर रही हूँ। अगर आपको मेरी कोई नेकी पसंद आई हो, इसके सदक़े उन्हें ठीक कर दे और अपने पैरों पर चलने लगी। खुश रहें और जो उनके काबिल है वो जल्दी से उनकी ज़िंदगी में आ जाए।
और ये फ़ैसला करने से पहले ये नहीं सोचा था सब इतना मुश्किल हो जाएगा। आशिर अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहरबान। उन्होंने अपने बेटे के कत्ल को माफ़ कर दिया। मैं बस चली जाऊंगी, आज फिर सब ठीक हो जाएगा। कुरान समेटकर उसने रहल में रख दिया, फिर कुछ सोचकर उसकी दराज में रख दिया जहाँ से पहले दफ़ा निकाला था। दराज आज फिर अटक गया था। उसने निकालने की कोशिश करते उसके हाथ पर चोट लग गई, मगर परवाह किए बगैर दराज के अंदर कुरान रखा और दराज बंद कर दिया। बैग घसीटते उसने एक बार सोचा भी उसे जगाकर बाय बोल दे, मगर हिम्मत ही नहीं कर पाई। बैग घसीटकर बाहर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल को कुछ हो रहा था, बार बार वो आयत कानों में गूंज रही थी। कौन सा डर, कुछ गलत नहीं कर रही वो बस। बाहर आशिर साहब ड्राइवर को कुछ समझा रहे थे। उसके सर पर हाथ रखकर अंदर चले गए। उसका दिल दुखा था उनकी खामोशी से। बुझे दिल के साथ वो गाड़ी में बैठ गई। विंडो से एक नज़र हवेली को देखा, नोचने के अंदाज से आंसू साफ किए। रुबाइशा हैदर को बंद कमरे में अकेले छोड़कर चली गई। सुफियान हवेली जा रहा था जब रास्ते में ज़ेबू पर नज़र पड़ी, जो स्कूल जा रही थी। स्कूल जाने से पहले वो दुकान से चीज़ें खरीद रही थी। आखिर मिल ही गई तुम मुझे, मैं बताता हूँ, मुझे उल्टा लटकाया था। उसने इधर उधर देखा तो एक गधे पर नज़र पड़ी। होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। साथ बिछी चारपाई पर ढोल पड़ा था। उसने वो ढोल रस्सी की मदद से गधे को पूंछ में बांध दिया। एक झड़ी मारने की ज़रूरत थी। गधा डर कर भागने लगा। पूंछ से बंधा ढोल ज़मीन से रगड़ने की वजह से आवाज़ करता तो गधा डर कर और तेज़ भागता। ज़ेबू ने मशकूक आवाज़ पर पलट कर देखा तो वो गधा होंडा की स्पीड से उसी के जानिब भाग रहा था। डर से उसके हाथों से चीज़ें भी गिर गई थीं। सब कुछ छोड़कर उसने भी भागना शुरू कर दिया था। मंजर कुछ यूँ था, ज़ेबू बस्ता संभालती भाग रही थी, उसके पीछे गधा और गधे की पूंछ पर बंधा ढोल जो अलग ही साज बजा रहा था, जो गधे को भड़का रहा था। हाय अम्मी, ये कहाँ से आ गया, अम्मी बचा लो। भागती ज़ेबू के मुँह से ये अल्फाज निकल रहे थे और ज़ीशान पेट पर हाथ रखे हंस हंस कर दोहरा हो गया था। आखिर उनकी पकड़म पकड़ाई का खेल तब ख़त्म हुआ जब बख्तू गंदे पानी के तालाब में गिर गई और गधा आगे निकल गया। उसका सफ़ेद यूनिफॉर्म गंदे पानी से मैला हो गया था। 2 चोटियों से पानी टपक रहा था। उसके चेहरे पर भी मिट्टी लगी थी। आंखों से मिट्टी हटाकर उसने बाहर देखा तो वो घुटनों पर हाथ रखे रुकू के अंदाज में वहाँ मौजूद था। क्यों, मुझे उल्टा लटकाया था ना? अब देखो, तुम्हें तो ज़मीन में गाड़ ही दिया मैंने। आइंदा से मुझसे पंगा ना लेना, वरना इससे भी बुरा हाल होगा। ज़ेबू का रच कर रोने को आया था अपनी गंदी हालत पर। उसके पैर मिट्टी में धंस गए थे। वो दलदल था। आहिस्ता आहिस्ता वो उस ज़मीन में धंसती जा रही थी। मेरी मदद करो, ये दलदल है प्लीज़। मगर सुफियान सुनी अनसुनी करता आगे बढ़ रहा था। रुको। मिट्टी उसके पिंडलियों तक पहुंच चुकी थी। सुफियान कुछ आगे निकल आया था जब उसने ना जाने क्यों उसकी फ़िक्र हुई। वो थी भी किसी की हवेली, सिर्फ जानवर ही थे। सुनसान जगह थी। कदम पलट गए थे। जब तक वो दोबारा वहाँ पहुँचा वो आधी दलदल में धंस चुकी थी। ओ शिट, प्लीज़ मुझे बचा ले। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ आपसे भाई, प्लीज़। सुफियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, उसे कैसे बाहर निकाले। खुद वो अंदर जाकर फंस नहीं सकता था। आखिर उसके बकरी के गले में रस्सी नज़र आई। उसके गले से रस्सा निकालकर बगैर देखे वो बकरी कहाँ भाग गई। मैं ये फेंकता हूँ, तुम पकड़ना, ठीक है? ज़ीशान ने रस्सी फेंकी थी। उसे फ़ौरन ही वो पकड़ चुकी थी। वो उसके खींचने लगा था। थोड़ी देर मेहनत के बाद वो किनारे तक पहुंच गई थी। बाहर निकलने के बाद वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। ज़ीशान और उसे ऐसे देखकर शर्मिंदगी हो रही थी। उसके सारे कपड़े गीले और मिट्टी से भरे हुए थे। चेहरे पर भी सारा गंदा हो गया था। उसकी नज़र उसके बैग में मौजूद पानी की बोतल पर पड़ी। उसे निकालकर डिग्गी से साफ़ किया। ये लो, पानी पियो। घुटनों के बल बैठकर उसे पानी पिलाया। उसका मुंह धुलवाया। गंदमी आम नकुश वाला चेहरा बिल्कुल ज़ीशान जैसा आम ही था, मगर चाहते चेहरों से थोड़ी होती हैं। एक अनजानी सा जज्बा होता है जो जुड़ जाता है, मगर उनके बीच वो रिश्ता अभी बनने का वक्त नहीं आया था। सुनो, अपने घर जाओ अभी के अभी, यहाँ नहीं रुकना तुम्हें। अज़वात में सर हिलाती वो आगे बढ़ी तो ज़ीशान ने उसे शॉल थमा दी। ये ओढ़ लो, कपड़े गीले हैं तुम्हारे, और आइंदा के बाद घर से स्कूल और स्कूल से घर जाना। रास्ते में दुकानों पर रुकी ना, अगली दफ़ा गधा नहीं बैल पीछे छोड़ दूंगा। जाओ। मसनूई गुस्से से रोब झाड़ता वो उसे डराने में कामयाब हो गया था। चादर गिर्द लपेटती वो वहाँ से निकलती चली गई थी। ज़ीशान ने सुख का सांस लिया, अपने कपड़े झाड़े और उसके मुख्तलिफ सिमत चला गया। कुछ मोहब्बतें वाक़ई होने में ख़ासा वक्त लगा देती हैं।
ज़ेबू घर वापस आई थी। सामने बैठी रूबा को देखकर चहक उठी। आपा। उन दोनों माँ बेटी ने दरवाजे की जानिब देखा तो आंखें खुली रह गई थी। वो कीचड़ से लथपथ काली चादर ओढ़े खड़ी थी। ज़ेबू, ये तेरा क्या बना हुआ है? बना क्या है रूबा? फिर अपने दोस्तों के साथ शरारतें करती गिरी होगी। हाथ रह जाते हैं मेरे इसका यूनिफॉर्म साफ़ करते। उसे देखकर कौन कहेगा कि ये 10वीं जमात में पढ़ती है? ज़रा अकल नहीं है। आजकल की लड़कियाँ इतनी होशियार हैं और इसका जहन बच्चों वाली शरारतों में लगा रहता है। हमें आजकल की लड़कियों वाला जहन चाहिए भी नहीं अम्मा। वो बच्ची है, उसकी बच्ची ही रहने दें। जब वक्त आएगा मैं समझा लूँगी उसे। बस बख्तावर पर थोड़ी सख्ती करिए। उसे तो आप कुछ कहते ही नहीं हैं। ज़ेबू गुड़िया, नहा कर आओ, फिर बताना क्या हुआ है। गंदा बैग वहीं उतार कर वो अंदर आ गई। उसके कंधे पर सफ़ेद फर्श पर छप गए उसके गंदे पैर सफ़ेद फर्श पर छप गए थे, जिससे रूबा को कोफ्त हो रही थी। पानी गिराकर वाइपर फेरने लगा। तो रहने दे, मैं कर लूँगी, तू थक गई होगी। फिर तुझे वापस भी तो जाना है। मेरे पास बैठ जा थोड़ी देर। उनकी बात पर चलता हाथ रुक गया था। अब नहीं जाऊँगी वापस, आ गई हूँ हमेशा के लिए। कुछ पल खामोश रही थी। उसने हैरत से अपनी माँ को देखा, जो आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। क्या हुआ अम्मा? बता मुझे तू हुआ क्या है? उसने गहरा सांस लेकर वाइपर कोने में रखा और बैठ गई। आते सब कुछ बताने के बाद उसकी माँ कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं थी। विरासत की तकसीम का तीसरा हिस्सा जो लौट आया था, फिर भी मुस्कुराना तो था ना उन्हें। ये तो बहुत अच्छी बात है। चंगे लोग हैं और मतलब परस्त भी हैं। थोड़े से मतलब। एक अपाहिज, हैदर है उनका नाम। अपाहिज ना कहिए बार बार। हाँ हाँ, वही हैदर। अब चल नहीं सकता था तो मेरी बेटी ही मिली थी फंसाने के लिए। अच्छा किया जो छोड़ दिया उसे। अच्छा रुक, तेरे लिए ख़त आया था। मुझे याद ही नहीं रहा कल आया था। वो ख़त लेने चली गई थी। वापस पर उनके हाथ में एक सफ़ेद लिफाफा था और एक बंद फ़ोन। उसे अब याद आया था, फ़ोन तो वो घर ही छोड़ गई थी बंद करके। ज़ेबू और बख्तू ज़्यादातर टीवी से ही झगड़ते थे, इसीलिए उसका फ़ोन महफूज था। फ़ोन एक तरफ रख कर उसने लिफाफा खोला था तो हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर छू गई। उसकी माँ की आंखें भी चमक गई थीं। क्या हुआ रूबा? अम्मी, यहाँ आने से पहले एक जगह नौकरी के लिए दरख्वास्त दी थी, वो मंजूर हो गई है। मुझे कल कराची जाना होगा। तनख्वाह भी 35,000 है। बहुत से हॉस्टल का खर्चा भी निकल आएगा। आपको भी भेज दूंगी। उन्होंने प्यार से उसका हाथ थामा। तो ठीक है ना रूबा, मैं तेरी सौतेली हूँ, मगर इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मुझे तेरी फ़िक्र ना हो। तू नहीं जाना चाहती तो यही ठीक है। हम उगाते तो हैं फसलें, जो आमदनी होती है वो काफ़ी है हम चारों के लिए। और तू रहेगी ना तो बख्तू और ज़ेबू भी काबू में रहते हैं। नहीं अम्मी, मैं जाना चाहती हूँ, दूर, बहुत दूर। और शायद अल्लाह पाक भी यही चाहता है, इसीलिए तो पहली दरख्वास्त ही मंजूर हो गई। और जो आमदनी है वो घर और बाहर के खर्चों पर निकल जाती है। बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई है, सब आसानी से हो जाएगा। और घर भी तो काफ़ी ख़राब हो गया है, इसका रंगो रोगन करवाना है। मैं ठीक हूँ, कुछ ज़िम्मेदारी है मेरी जो मुझे पूरी करनी है। तू अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही है। उसने सवाले निगाहों से उसे देखा। क्या पूरी नहीं की? नहीं, वैसे ही बोला, सारी करेगी जो जिसके हक की भी होगी। उसे हैरत में छोड़कर वो खुद किचन में चली गई थी। टीवी स्क्रीन उनके चेहरों को जगमगा रही थी। ज़ेबू ने बख्तू की गोद में सर रखा हुआ था। माँ सो चुकी थी, बख्तू भी ऊँघ रहा था। उसने सर झुकाकर देखा तो ज़ेबू भी सो गई थी। एक मोहब्बत की नज़र से उसने उन सबको देखा। कल उन सब से दूर वो कराची चली जाएगी। ज़ेबू का सर तकिए पर रख कर टीवी बंद करके वो बाहर सहन में आ गई थी। ढके फर्श, चमक कर निकली लाल ईंटें चांद की रोशनी में जगमगा रही थीं। हल्की चलती हवा पत्ते पत्ते को अपने सांस पर नचा रही थी। जूड़े से आज़ाद कुछ आवारा लटे भी हवा के साथ महरे रक्स हो गई थीं। नोज़पिन का मोती चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसने एक बेतासुर नज़र आसमान पर उठाई, मगर आज ये आसमान, ये तारे क्यों अजनबी से लगते थे, रूठे रूठे। एक अजीब कोफ्त बेचैनी अजनबियत थी आज माहौल में, जैसे हर चीज़ मुँह फेर रही हो। हैदर को छोड़ते ही उसके घर छोड़ने का हुक्म भी मिल गया था, मगर वो तो अच्छे ही है। वो भी तो नौकरी करना चाहती थी, मगर हैदर से निकाह भी तो उसका अपना ही फैसला था। ये गलत कह सकती हो, ये कैसे जानता हो। जितना सोच रही थी दिमाग उतना ही उलझ रहा था। तंग आकर उसने अपना फ़ोन ऑन किया। हानिया, अलीज़े और ना जाने कितने पैगामात एक साथ मौसूल हो गए थे। उनमें से एक पैगाम नाआशना नंबर से था। हाय रुबा,
दिस इज़ मी ज़ीशान। आई गॉट योर नंबर फ्रॉम हानिया। वेयर आर यू, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ज़ीशान ने उससे रब्ता करने की कोशिश की थी। फ़ोन की स्क्रीन अचानक ही एक मंज़र में ढल गई थी। वो पैगाम उस फिर माजी की यादों में ले गया था। चिलमिलाती धूप, ऊपर से जून का महीना, जूते समेत पाँव जल रहे थे। वो वापस हॉस्टल जा रही थी। गर्मी की वजह से लोग घरों में कैद रहते थे, रश कम था। सामान थामे वो सड़क पर जा रही थी। सूरज की आंखें तक चंदिया कर रख दी थी। वो ऊपर से हिजाब की हिद्दत, उसे जल्दी थी हॉस्टल पहुंचने की, मगर शायद आज किस्मत ही ख़राब थी। एक लड़का अचानक उसके सामने आ गया था। कहाँ, मैं मदद कर दूँ? उसे नज़रअंदाज करती वो साइड से निकलने लगी तो उसने हाथ पकड़ लिया। इतनी भी क्या जल्दी है? वो उससे अपना हाथ छुड़वाना चाह रही थी, मगर वो मर्द था। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो उसे घसीट सकता था। उसे खींचता वो एक तरफ खींचने लगा। अचानक उसके हाथों में एक ईंट आ गई जो उसने उस लड़के के चेहरे पर दे मारी। खून से लथपथ गिर गया था। ये क्या किया आपने? मार दिया इसे? दुकानदार की आवाज़ पर उसने ईंट फेंक दी। नहीं, ये ज़बरदस्ती कर रहा था। वहाँ लोग जमा होना शुरू हो गए थे। अरे, इसे अस्पताल पहुँचाओ, कोई पुलिस को बुलाओ। कोई पुलिस का नाम सुनते ही उसने भागना शुरू कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। पुलिस उसे ढूंढने लग गई। हॉस्टल भी वो जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए एक पार्क में बैठ गई, मगर उसकी सारी हिम्मत ढेर हो गई थी। जब थोड़ी देर बाद पुलिस जीप दिखाई दी, वो भागना चाहती थी, मगर पैर जामिद और जिस्म कांपने लगा। यही है वो। उस दुकानदार ने जज्बात में सर हिलाया। सर, वो लड़का बदतमीज़ी कर रहा था, मगर पुलिस ने उसे जीप में बिठा लिया था। उसे बेतहाशा रोना आ रहा था। आज वो बाहर ही क्यों निकली थी? पुलिस स्टेशन पहुंचने तक वो अपना चेहरा मुकम्मल छुपा चुकी थी। हवलदार उसका बाजू थामे अंदर धकेल रहा था, जिसकी वजह से उसका नकाब धलक गया था। हाथ हटाओ। बुलंद आवाज़ रुबा और हवलदार दोनों के कानों से टकराई थी। उन दोनों ने दाएं जानिब देखा तो सीनियर इंस्पेक्टर के साथ पैंट की पॉकेट की जेबों में हाथ डाले ज़ीशान खड़ा था, जो हवलदार के हाथ को देख रहा था, जो रुबा ने के बाजू पर था। खौफ से हाथ हटाकर एक साइड हो गया था। क्या मसला है? सब इंस्पेक्टर की आवाज़ पर ज़ीशान ने घूर कर उसे देखा, फिर अपने दोस्त की जानिब मुड़ गया। ये कानून है, तुम्हारा वली, क्या तुम्हें नहीं पता? एक खातून मुजरिम को हाथ सिर्फ लेडी ऑफिसर लगा सकती है, और तुम्हारा मर्द हवलदार किस तरह खातून को ला रहा है? अकल से पैदल हो तुम लोग? उसकी आवाज़ पूरे थाने में गूंजी थी। वली ने उसे रिलैक्स रहने का कहा। इंस्पेक्टर, तहमीना कहाँ है? सर, वो उन्हें इमरजेंसी हो गई थी तो घर चली गई हैं। उनके घर मेहमान। वाह, मेहमान इतने ज़रूरी हो गए हैं कि अपने साथ आपको भी कानून भुला गई। किस जुर्म में लाई गई हैं ये? रुबा को घूरते उसने सवाल किया। उसे उस पर भी गुस्सा आ रहा था। वैसे तो शेरनी बनती है, यहाँ क्या भीगी बिल्ली बनी बैठी थी? एक लड़के का सर फाड़ा है इन्होंने। मर गया क्या? जवाब तड़क से आया था। नहीं, जिंदा है। बयान लिया उसका? नहीं, जा रहे हैं लेने। इन्हें पकड़ना भी तो ज़रूरी। चलें, बयान लेकर आएँ। रुबा को पीछे आने का इशारा करके वो बाहर चला गया था। इंस्पेक्टर्स भी पीछे ही थे। अस्पताल के कमरे में मुलजिम अपने चारों ओर खड़े पुलिस वालों, लड़की और सिविल में मौजूद उस लड़के को देख रहे थे, जो खा जाने वाली नज़र से उसे घूर रहा था। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें बताइए क्या हुआ था? उस लड़के ने ज़ीशान को देखा, जो सीने पर हाथ बांधा सीधा हो गया था। मैम, मैंने बदतमीज़ी की थी, इसीलिए इन्होंने मारा मुझे। रुबा ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। ज़ीशान ने घूर कर इंस्पेक्टर को देखा। अब तो आपको पता चल गया है क्या हुआ होगा। जो कुछ भी हुआ सेल्फ डिफेंस में किया गया है। आप हैं कौन और इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? ज़ीशान ने अपना कार्ड निकाला। मेजर ज़ीशान अहमद। इंस्पेक्टर ने उसके हाथों से कार्ड लेकर उसकी जेब में रखा। मेजर होंगे अपनी छावनी में, फ़िलहाल छुट्टी पर हो। एक आम आदमी बनकर रहो और दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाओ। एक मेजर होने की हैसियत से मेरी हुदूद और एक आम बाशिंदा होने की हैसियत से मेरे हुकूक मुझे सब पता है, मगर आपको पता होने चाहिए। सब इंस्पेक्टर नदीम यलगार। दोबारा इस लड़की को नज़र उठाकर देखा तो तुम्हें उठाने पूरी बुलेटिन आएगी। रुबा ने हैरत से उसका चेहरा देखा, जिसका हाथ इंस्पेक्टर की गिरबान से चंद फासले पर था। उसे बाहर आने का इशारा करके वो चला गया था। रुबा भी पुलिस से नज़रें बचाती निकल गई थी। बाहर वो गाड़ी से टेक लगाए उसका इंतज़ार कर रहा था। आइए, मैं आपको हॉस्टल छोड़ दूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी, थैंक यू। बैग संभालती वो मुड़ी। ये किसके लिए थे? मैंने आपको पुलिस से बचाया या लिफ्ट ना लेने के लिए? उसने बिना कोई जवाब दिए वो चलने लगी थी। आई लव यू। रुबा के पैर वहीं जामिद हो गए थे।
उसने पलटकर हैरत से उसे देखा। बस रुकना था आपको मुझे बात करनी है बस रोकना था आपको, मुझे बात करनी है आपसे, और मुझे मेरी कसम अगर आपको कुछ कहा तो वहीं मर जाऊं। हेल्प की है मैंने आपकी, इतना तो कर सकती हैं। चंद लम्हे उसे देखने के बाद वो गाड़ी की तरफ बढ़ गई। गहरा सांस लेकर वो गाड़ी में बैठा तो वो विंडो से बाहर देख रही थी। मुझे तो लगा था आप बहुत बहादुर होंगी, मगर आप तो डरपोक निकली। जब एक लड़की को अपनी इज्जत पर खतरे नज़र आए तो वो डरपोक बन जाती है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आम हालात में शेरनी बने घूमना है और जहाँ बनना चाहिए वहाँ बिल्ली जैसा मुंह निकाल लेती हैं। मतलब आप भी उनमें से ही निकली। एक बार भी बोला नहीं गया इनसे कि लेडी ऑफिसर के अलावा हाथ ना लगाए मुझे कोई। मैं डर गई थी, एक तो वो इतनी बदतमीज़ी कर रहा था, ऊपर से उसके सर इतना खून निकला। मैं घबरा गई थी। जब मेरे गलत हो रहा था तब किसी ने नहीं देखा, जब उसे मारा तो सब आ गए। मुझे डर लगने लगा था, क्या करूं, इसीलिए वहां से भाग गई, मगर फिर भी पुलिस ने ढूंढ लिया। ऐसे हालात में डरते नहीं हैं, प्रॉब्लम्स और बढ़ती कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। मेरा दोस्त है हैदर, वो कहता है अपने फ़ैसलों पर कॉन्फिडेंस रहते हैं, इसकी सफाइयाँ नहीं देते, और अगर लगे गलत है तो फिर सोचते क्यों और कैसे गलत है, ऐसा मेरा दोस्त कहता है। मगर वो उसकी बातें सुन ही कब रही थी, वो तो बाहर किसी गहरी सोच में गुम थी। हॉस्टल आ गया। उसकी आवाज़ पर एकदम उसे ब्रेक लगी थी। सामान उठाती हुई जल्दी से बाहर निकल गई। फिर मिलेंगे। रुबा, इस बार बात अधूरी रह गई है कि ऐसे हालात में और क्या करना चाहिए। दूसरी नज़र उस पर डाले बगैर वो हॉस्टल आ गई थी। बेड पर सामान रखने के बाद उसने पूरे 2 गिलास पानी पिया था। गहरे गहरे सांस लेने के बाद वो ज़ीशान के बारे में सोचने लगी थी। सोचते होठ कब मुस्कुरा उठे पता ही नहीं चला। अगर आज वो ना होता तो। मंजर बदल कर फिर से फ़ोन के सेकंड स्क्रीन में ढल गया था, जहाँ उसका पैगाम जगमगा रहा था। बेसाख्ता ही उंगलियों की पैड पर चल गई थी। फिर कुछ सोचकर जवाब नहीं दिया, उल्टा फ़ोन दोबारा स्विच ऑफ कर दिया और तारे को शुमार करने लगी। आपा जल्दी करिए ना, तांगा आ गया है, आपको अड्डे पर छोड़ देगा। वो बेदिली से चाय पी रही थी जब बख्तू ने आवाज़ आई। उसने बांध लिया था। वो चाय ख़त्म करना चाहती थी, तभी दरवाजे पर बजा। बख्तू और तांगे वाले को बोल सब्र कर ले, आ रही हूँ। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने डाकिया था। जी चचा, रुबाइशा अकमल के लिए डाक आया है। अपने नाम की पुकार सुनकर वो दरवाजे तक खत लिया। सरकारी लिफाफा था। कागजात निकाले तो ये एकदम दिल को धक्का सा लगा। टीस सी उठी थी जो हुक बनकर फिर दब गई। होठ सिकुड़ गए, आंखों में उदासी उतर आई। क्या हुआ रूबा? उसने नम नज़र उठाकर अपनी माँ को देखा। अम्मी, वो तलाक आई है। पहली कागज़ समेटने की कोशिश की, हाथ कांप रहे थे। कागज़ नीचे गिर गया था। उसे वहीं छोड़कर वो अंदर सामान लेने चली गई। बख्तू ने कागज़ समेटकर लिफाफे में रखा, उसका सामान उठाया और टांगों में रखने चला गया। वो सबसे मिल रही थी। बख्तू ने उसे लिफाफा पकड़ाया, जिसे उसने बैग में रख लिया। अच्छा अम्मी, अपना और इन दोनों का ख्याल रखिएगा, आऊँगी मिलने। उन दोनों के माथे चुमकर खामोश हो गई थी। कोचवान ने घोड़े को चमक मारी थी तो वो टप टप की आवाज़ ज़मीन से उभरने लगी। घोड़े के गले में लगी घंटी भी अपना शोर मचा रही थी। जैसे जैसे वो गांव की हदूद से निकलती जा रही थी, वैसे वैसे आसमान को काले बादल घेरते जा रहे थे। धूप में चमकती फसलों की चमक अंधेरे ने मांद कर दी थी। एक तो वक्त ऐसा था, दूसरा मौसम भी बिगड़ गया था। अजीब उदासी फैल गई थी। नज़र सफ़ेद हवेली पर पड़ी थी। बेसाख्ता ही आंसू आंखें से लुढ़कने लगे। कर्ब से आंखें बंद की तो हैदर व्हीलचेयर पर बैठा मुस्कुराता नजर आया। लहलहाती फसलें अब मिट्टी की ऊंचे नीचे पहाड़ों में ढल गई थी, जिसका मतलब आबादी कहीं पीछे रह गई थी। हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। हवा भी कमज़ोर तने वाले पीपल के दरख्त को और केकर के जड़ों से उखाड़ने में लगी थी। उसका दिल घबरा रहा था। चचा, मौसम ख़राब हो रहा है, तांगा नहीं चल रहा हो तो गाँव की तरफ वापस मोड़ लें। नहीं बेटी, ऐसा तो होता रहता है, इतनी ख़राब नहीं है, तुझे अड्डे तक पहुँचा दूँगा। वो नाउम्मीद होकर सर झुका गई। मिट्टी के पहाड़ पक्की सड़क में तब्दील हो गए थे। गांव, ज़ेबू, बख्तू, हैदर बहुत पीछे रह गए थे। सब तो हर लम्हा में उसका दिल उदास से उदास होता जा रहा था। आखिर उसने तंग आकर फ़ोन निकाला, हेडफोन्स कानों में लगाकर म्यूज़िक प्ले कर दी। मेरा दिल मेरे हाथों से जाता रहा, रूठी तकदीर को मैं मनाता रहा। ये ज़माना तो दामन बचाता रहा, तू भी दामन बचाए तो मैं क्या करूं। ए शब हिज्र, मुझको बता दे ज़रा, याद उनकी जो आए तो मैं क्या करूं। अल्फाज भी उसे हैदर की याद दिला रहे थे। हर चीज़ मुझे क्यों उसकी तरफ घसीट रही है। मेरा फ़ैसला बिल्कुल ठीक है, मेरा जाना ही बेहतर है। अड्डे पर एक भगदड़ मची हुई थी। सरों पर अपने बैग, बस्ते, बैग रखे
बारिश से बचने के लोग बसों में सवार हो रहे थे। कवचान ने बाहिफाजत उसे भी उसके बस में सवार कर दिया था। चंद बारिश की बूंदों ने ज़मीन की भड़ास निकाल ली थी, जिसकी वजह से गर्मी थोड़ी बढ़ गई थी, मगर एयर कंडीशन बस में कदम रखते ही सर्द हवा हड्डियों तक में रच बस गई थी। वो नीचे उतर आई। एसी चल रहा था। मेरी तबीयत ख़राब होती है। सामान उतारते कवचन ने कोई दूसरी बस देखी जो कराची जाती हो, मगर कोई भी नहीं थी। हर गुजरता लम्हा मौसम को शदीद करता जा रहा था। पहले सिर्फ बारिश हो रही थी, लेकिन अब बादल गरजने भी शुरू हो गए थे। वो एक कोने में पनाह लिए खड़ी थी जब सायरन बजा। कराची जाने वाली एक बस तैयार थी। कोचवान ने उसे वहीं बैठा दिया। बस में कदम रखते ही उसी एकदम अनजाने खौफ ने आन गिरा था। हैदर, मगर वो बैठ चुकी थी। विंडो सीट पर बैठते उसने अपने गांव के आखिरी मुकाम को देखा, जो भीड़ से भरा हुआ था, मगर तन्हाइयाँ फिर भी थीं। बस में ज़्यादा सवारियाँ नहीं थीं, एसी भी नहीं थी, सीट भी कंफर्टेबल थी, फिर भी बेचैनी थी। एक धक्का सा लगा और मिट्टी से भरे टायर तारकोल की सड़क पर चरचराने लगे। वो दूर जा रही थी, सब कुछ छोड़कर, अपने फैसलों पर एतमाद रख कर, किसी की जिम्मेदारी उतार फेंक कर। उसने जान छुड़ा कर हैदर के साथ बुरा करके, और हर बुरे का हिसाब होता है। शाम तक वो कराची पहुंच गई थी। नाइट स्टे उसने हॉस्टल में करने का फ़ैसला किया था। घर इत्तला देने के बाद सिंगल बेड पर लेटी छत को घूरने लगी थी। दिल इतना उदास था कि सांसों के गुजरना भी नामालूम था। उसे था बेबस इंतहा तन्हाइयाँ, इतनी तकलीफ़ उसने कभी नहीं महसूस की थी। क्या उसका फ़ैसला गलत था? तो कहाँ गलती हुई उससे? एक इंसान जो आपसे हर रोज़ शर्मिंदा हो, उसे शर्मिंदगी से निजात दिलाना कहाँ गलत था? किसी को हर रोज़ ये एहसास दिलाना कि वो मोहताज है, कहाँ सही है? मैंने तुम्हें बस इनसे बोझ से आज़ाद किया है। मैं भी एक लड़की हूँ, समझती हूँ कि एक लड़के का यूँ किसी के सामने किसी का हर चीज़ के लिए मोहताज होना कितना तकलीफ़ देता है। अब मैं वहाँ उन पर मुसल्लत नहीं रहूँगी, तो उन्हें शर्मिंदगी भी नहीं होगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ज़िंदगी में वापस आने लगेंगे। वो ठीक होने लगेंगे। वो तभी ठीक होंगे जब उनका दिमाग किसी भी बोझ, किसी भी गैर ज़रूरी जज्बे से खाली होगा। मेरा फ़ैसला गलत नहीं है। फ़ोन की बजती बैल से ख़यालात से बाहर ले आई थी। गहरा सांस लेकर उसने कॉल उठाई। बोलो हानिया। थैंक गॉड तुमने फ़ोन उठाया। तुम कहाँ हो? घर गई थी, आज वापस आई हूँ। हॉस्टल में सोना चाहती हूँ। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तो आराम कर, सुबह यूनी में मिलते हैं। और हाँ, तुम्हारे जाने के एक हफ़्ते के बाद ज़ीशान आया था यूनी में। उसने बहुत इंसिस्ट करने के बाद मैंने उसे तुम्हारा नंबर दिया था। मैंने तुझे इन्फॉर्म करने के लिए कोशिश की थी, मगर तेरा नंबर बंद था। सॉरी। कोई बात नहीं। चंद लफ्ज़ों के जवाब देने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया था। हर चीज़ को बलाए ताक रखे वो आंखें मूंद गई। अंधेरे कमरे में कहीं से कोई रोशनी का आसार नहीं थे। रोशनदान से आती चंद किरणें भी उसे वजूद को रोशनी में नहीं ला सकी थी। घुटनों में दिए सर को सिसक रहा था। दबी दबी घुटन कर रोने की आवाज़ें एक अजीब वहशत पैदा कर रही थीं। खौफ के मारे उसकी आंखें खुल गईं। पूरा चेहरा पसीने में भीगा हुआ था। सांस भारी होती जा रही थी। वो काँप रही थी। उसे अभी तक लग रहा था कि ख्वाब उसे बाहर निकलने ही नहीं दे रहा। फिर उसे कोई घुटनों में सर दिए सिसकता नज़र आ जाएगा। कुछ देर खुद को पुरसुकून करने के बाद उसने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। वो शाम को लेटे लेटे कब सो गई उसे पता ही नहीं चला था। कुछ ही देर में तहज्जुद की अज़ानें होनी शुरू हो गईं। कपड़े निकाल कर वो फ्रेश होने चली गई थी। नहाने के बाद बाल सुखाते उसका जहन कल के ताने बाने बुन रहा था। कल जॉब से वापसी पर यूनी जाना था, फिर रेंट पर घर का भी पता करना था। कुछ ज़रूरियात की चीज़ें भी लेनी थीं। उन्हीं सोचों में अल्लाह अकबर की सदा गूंज गई थी। नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाए तो भूल गई कि उसे कहना क्या था। दिल में इतनी उथल पुथल मची थी कि कहाँ क्या मांगना है, किसी चीज़ के गिले करने हैं, किस चीज़ का शुक्र करे। वो पागल हो रही थी। सोच सोच कर क्या वो सही है। वो बहुत कम तहज्जुद की नमाज़ में उठ पाती थी, क्योंकि कभी ऐसा कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मगर आज वो परेशान थी। वो जानना चाहती थी कि क्या वो गलत है या सही। तिलावत की गर्ज से उसने कुरान खोला तो सबक पर जाने से पहले एक आयत पर नज़र पड़ी। बेशक रात का उठना नफ्स को खूब काबू में रखता है और बात भी बहुत ठीक निकलती है। सूरत अल-मुज़म्मिल 6। यानी नींद से उठकर नमाज़ पढ़ना, कुरान की तिलावत करना नफ्स की असलाह का बेहतरीन ज़रिया है। उसे फिर सोचों ने घेर लिया था। वो कहाँ नफ्स से तजावज़ कर गई थी। जो काबू में रहने का हुक्म आया था,
कहीं वो अपने फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा ही एतमाद नहीं दिखा रही, जो गलत है, यानी कुछ तो है जो गलत हो रहा है। आज उसका जवाब सिर्फ़ अल्लाह पाक ही दे सकते हैं, और वो जवाब उसे सिर्फ़ तहज्जुद की नमाज़ दे सकती थी। उसके बाद ऐसा कोई आयत नहीं थी जो उसके सवालों का जवाब दे। ख़ुद को बहुत समझदार और ख़ुद एतमाद समझने वाली रुबा ये नहीं समझ पाई थी कि खुदा ने उसे सब्र की तलकीन की थी हैदर के मामले में, मगर उसने जल्दबाजी दिखाकर हार मान ली। उसे फिर इशारा दिया गया कि बुरे का हिसाब होगा। उसने फिर भी हैदर को इस तन्हाइयों में छोड़कर उस पर जुल्म किया, उसके साथ बुरा किया। वो अपने नफ्स को झंझोड़ कर समझाती रही कि वो सही है, उसका फ़ैसला बेहतर है, तो नफ्स को काबू करने का हुक्म आ गया था। बेशक अल्लाह के कलाम में अकल वालों के लिए निशानियां हैं, मगर उन्हें समझना आसान नहीं। हर चीज़ एक ही नुक्ते पर रुक जाती है। फिर सब्र और यकीन जहाँ रुबा ने नहीं किया, उसने अल्लाह के फ़ैसले पर यकीन नहीं किया, उसकी ज़ात पर यकीन नहीं किया कि उसकी किस्मत में ये लिखा गया तो कोई हुकमत होगी। सब्र कर कहा जाने के बावजूद भी उसने जल्दबाजी की और हैदर को छोड़कर उस पर जुल्म कर आई। अब हिसाब तो देना था। वो एक टेक्सटाइल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर थी। माल का हिसाब, उसकी लागत सब उसने देखना था। ऑफिस का पहला दिन था, थका देने वाला नहीं था। काम से फारिग होकर वो यूनी जाने की तैयारियों में थी। सड़क किनारे खड़ी वो रिक्शा का इंतज़ार कर रही थी। अचानक एक सफ़ेद गाड़ी उसके सामने रुकी थी। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें खुली रह गई थी और वो मुंह पर हाथ रखे उसे देख रहा था। ओह माय गॉड, रुबाइशा, फाइनली यू आर बैक। ज़ीशान को देखकर उसके चेहरे पर कोई भी तासुर नहीं था, ना हंसी, ना नागवारी, ना मुस्कुराहट, ना हैरत। थाने वाले हादसे के चंद दिन बाद ही ज़ीशान ने हॉस्टल आकर उसे ख़त देकर गया था, जिसमें उसने क्या लिखा था क्या नहीं उसे कुछ पता ही नहीं था, मगर वो जानती थी ज़ीशान ने अपने जज्बात लिखे थे जो वो पढ़ना नहीं चाहती थी। महसूस तो वो भी कुछ करने लगी थी उसके लिए, मगर गांव वाले हादसों के बाद वो बिल्कुल भी उसे भूल गई थी और अब तो उसकी तरफ कदम बढ़ाने का वो सोच भी नहीं सकती थी। वो कुछ कह रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे, उसका हाथ बढ़ रहा था। फिर उसने अपने कंधों पर दबाव महसूस हुआ, फिर एक झटका। रुबाइशा सुन रही हैं? रुबाइशा सुन रही हैं? ज़ीशान ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया तो उसका हाथ अभी भी उसके कंधों पर था। ज़ीशान ने कंधों से पकड़कर उसको हिलाया था, उसके हाथ अभी भी उसके कंधों पर थे। जिसे उसने घूर कर देखा तो उसने हटा लिया। कहीं बैठकर बात करें? पहले कहीं आपसे बैठकर बात की है जो आप आज ही पूछ रहे हैं? ज़ीशान को उसका लहजा पहले से भी रूखा लगा था। आप ठीक हैं? उसे लगा था जब हॉस्टल में उसने उसका ख़त पकड़ा था तो शायद नरमी पड़ गई थी, मगर वो तो पहले से भी अनजान हो गई थी। रुबाइशा, हम दोस्त हैं। मैंने कब आपसे दोस्ती की? ज़ीशान का मुंह खुला का खुला रह गया था। देखिए मिस्टर ज़ीशान, वो ख़त आप मुझे थमा कर गए थे जिसे मैंने पढ़कर भी नहीं देखा, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए कुछ ऐसा था ही नहीं। आप गलत समझ रहे हैं। ज़ीशान अपने कदम पर हिल गया था तो उसने उसके जज्बात पढ़ने की भी नहीं। वो पागलों की तरह उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। कोई बात नहीं, ख़त नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, मैं मोहब्बत करता। बस, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप। जब से मिले हैं पीछे ही पड़ गए हैं। रिक्शा रुक चुका था। वो बैठने वाली थी जब उसने बाजू से खींचकर उसे बाहर निकाला। अभी तो वक्त नहीं है मेरे पास, और तुम्हें भी दे रहा हूँ। एबटाबाद स्पेशल ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ। वापस आने के बाद मिलूँगा तुमसे। इस और वादा है, तुम सिर्फ मेरी होगी। समझती तुम किसी और को तरफ कदम बढ़ाने का सोचना भी मत। उसे तनबिया करके वो चला गया था। उस दिन जो गुस्सा उसने नदीम यलगार के लिए उसकी आंखों में देखा था, वही जुनून वो आज अपने लिए देख चुकी थी। 2 मंजिला घर बाहर से सफ़ेद और सुर्ख रंग से पेंट किया गया था। गेट से राहदारी के दोनों अतराफ में लॉन थे जिसमें ग्रीन बाउंड्रीज बनी थी। लॉन की सफाई और दरख्तों की हरियाली किसी के शौक का मुबोला सबूत थी। उसने एक नज़र अखबार पर देखा, फिर मकान नंबर अच्छी तरह तस्दीक करने के बाद वो अंदर की जानी बढ़ी थी। बैल देकर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद आखिर दरवाज़ा खुल गया था। हाथों में तस्बीह, सर पर हिजाब, चेहरे पर बुजुर्गी का रंग, मुस्कुराती शफीक चेहरा। आप आसिया बेगम हैं? जी, मैं आसिया हूँ। बताओ, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? वो आपने ये इश्तिहार दिया था कि कमरा किराए पर देने का, मैं देखना चाहती हूँ। असबात में सर हिलाकर वो उसे अंदर ले आई। 3 कमरे नीचे हैं, जिसमें से वो दाएं जानिब वाला मेरा है। ऊपर 2 हैं, सारे देख लें, जो अच्छा लगे ले लें। घूम फिर कर उसने सारे कमरे देख लिए थे। ऊपर एक कमरा था जिसकी खिड़की सामने बच्चों के पार्क में खुलती थी, जहाँ हर पल चहल पहल रहती थी। एक बालकनी थी जिसमें हमेशा हवा सराहत करती थी। मुझे ये कमरा पसंद है।
कितना रेंट लेंगी? और मैं आपको बता दूं, मेरी तनख्वाह सिर्फ 35,000 है। अपनी तनख्वाह में से जितनी आसानी से दे सो उतना। उसे हैरत हुई थी। आपकी कोई डिमांड नहीं है? नहीं, मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रही, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो वो और हैरान हो गई। पैसों के लिए नहीं कर रही तो क्यों कर रही हैं? तुमने कुछ खाया है? बिल्कुल ही गैर मुतवक्का सवाल था। नहीं, जॉब से सीधी यहीं आई हूँ, हॉस्टल जाकर कुछ खा लूँगी। तो आओ खाना खा लें, वक्त हो रहा है। उसे खाने की दावत देकर वो नीचे आ गई थी। कुछ वक्त तो उसे सोचने में लग गया, फिर एक अनजाने खौफ ने उसे घेर लिया था। घबरा कर वो नीचे आई और बाहर की जानिब बढ़ गई। जब उसे आवाज़ आई, ना तुम्हारे पास ऐसे कोई कीमती जेवरात हैं जो मैं तुम्हें बेहोश करके उतार लूँगी, और ना कोई ज़ाती दुश्मनी है कि तुम्हारा कत्ल जाए, और ना ही कोई नफसियाती मरीज़ हूँ जो तुम्हें कैद करके तकलीफ़ दूँगी। खाना खा लो, मुँह फेर कर मत जाओ। चाहो तो तुम्हें खा कर दिखा दूँ, कुछ नहीं मिलाया है इसमें मैंने। यही तो वो सोच रही थी। उसकी सोच उन्होंने कैसे पढ़ ली? वो शर्मिंदा सी हो गई थी। आ जाओ बेटी। हल्के हल्के कदम उठाती वो डाइनिंग टेबल के पास आई। वो बैठ गई थी। पुलाव की खुशबू उसके नथनों से गुजर कर और फिर बोल लगा रही थी। एक प्लेट में निकाल कर उन्होंने खाना उसे पेश किया। सॉरी आंटी, वो कोई बात नहीं, जो आजकल के हालात हैं मोहतात रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, मगर अब तुम्हें और मुझे इसी घर में रहना है तो मुझ पर थोड़ा यकीन करना सीखो। खाना शुरू करने से पहले ही उन्होंने पानी का गिलास उसे ऑफ़र किया, जिसे उसने साइड पर रख दिया। आपने बताया नहीं, पैसों के लिए नहीं किया तो क्यों रेंट पर दे रही हैं? अपनी तन्हाइयाँ मिटाने के लिए। वो मेरे मियाँ हैं। सामने वॉल पर एक मुअज़्ज़िज़ सूट बूट में मलबूस इंसान की तस्वीर लगी हुई थी। उनका 2 साल पहले इंतकाल हो गया है और एक बेटा है। वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में सेटल है, फिजियोथेरेपिस्ट है। उनके इंतकाल के बाद मैं और मेरी बेटी यहाँ रहते थे। उसका भी 2 माह पहले निकाह हो गया। वो आती है मगर उसका घर उसे कम ही इजाज़त देता है, घर वाला उसे कम ही इजाज़त देता है। कुछ वो अपने शौहर की वजह से भी नहीं आती, क्योंकि उनके शौहर इजाज़त नहीं देते मिलने की। वो दिलचस्पी से उन्हें सुन रही थी। नहीं, वो शुगर का मरीज़ है। वो उसका ध्यान रखती है, उसका खाना पीना सब वही देखती है। वो तो तंग आ जाता है जितना वो उसका ख्याल रखती है। यहाँ आकर वो रुकती ही नहीं, कहती है अम्मी वो मौका ढूंढते हैं। जिस दिन मैं घर पर नहीं मिली उसी दिन उन्होंने कुछ मीठा खा लेना है, फिर तो उनका हाथ रुकता ही नहीं, इसीलिए कम आती है। हाँ हाँ हाँ, इतना प्यार करती हैं उनसे। उनकी पसंद की शादी है? नहीं, मैंने ढूंढा था उसके लिए। ज़रूरी तो नहीं इतनी मोहब्बत इतनी फ़िक्र सिर्फ पसंद ही में हो। कहती हूँ अपनी पसंद से ज़्यादा मोहब्बत उस इंसान से करनी चाहिए जिसे खुदा हमारे लिए चुनता है। उसके लिए अल्लाह के फ़ैसलों पर यकीन और दोस्त रखना पड़ता है, तभी उसके फ़ैसलों पर यकीन आता है, उसे अपना आप सौंपा जाता है। मुझे अल्लाह के फ़ैसलों पर यकीन है, मगर कुछ रिश्तों में शायद इतनी जल्दी मोहब्बत नहीं पनप पाती है, तो सब्र करना चाहिए। आखिर हद तक कोई दिन तो आएगा जिस दिन हो जाएगी। जल्दबाजी नहीं करते, जल्दी का काम शैतान का होता है। उसके दिल को एक धक्का सा लगा था। और अगर हालात सब्र का मौका ही ना दें तो क्या करें? हाँ हाँ बच्ची हो, हालात को देखकर ही तो सब्र आता है। हालात मौका देते हैं तो सब्र करना पड़ता है, वरना सब्र की क्या ज़रूरत। तुम इतनी सवालात क्यों कर रही हो? कहीं कोई गलती कराई हो? ऐसी भी बात नहीं है। वो मुंह बनाकर रुख मोड़ गई थी। उनकी बात उसे बुरी लगी थी। कोई भी मुकम्मल नहीं होता बेटी, परफेक्ट इंसान सिर्फ कहानियों में हुआ करते हैं, और असल ज़िंदगी में हर मर्द में कमी है, हर औरत में खामी। और समझदार इंसान वो है जो एक हमसफ़र को उन खामियों के साथ अपनाता है, और वही हालात होते हैं जहाँ सब्र दिखाना पड़ता है। ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती वो फिर उलझ सी गई थी। शाम तक वो अपना सारा सामान शिफ्ट कर चुकी थी। आसिया बेगम उन्हें बहुत शफीक और मोतबर लगी थी। अपने दोस्तों से भी वो कट रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। वो अपने आप को हर हद तक मसरूफ़ रख रही थी, जिससे वो हैदर को याद ना कर सके। तहज्जुद की नमाज से लेकर वो 5 वक्त की नमाजी बन गई थी, मगर दिल उसका अभी तक बेचैन था। सुकून से जो चंद पल मिलते थे वो आसिया बेगम के साथ ही मिलते। ज़ीशान ट्रेनिंग पर चला गया था। हैदर की वैसे कोई खबर नहीं थी। घर भी फ़ोन करती तो क्या पूछती। हर रात उसका आधी जागती निकल जाती थी। पल जो नींद आती वो ख्वाबों की नज़र हो जाती, जिनकी वहशत बढ़ती ही जा रही थी। कभी कोई घुटनों में सर दिए सिसक रहा होता, कभी वो अंधेरे जंगल में किसी की पुकार सुनती, कभी वो अपने ही कमरे की तन्हाइयों से खौफज़दा हो जाती थी, और वो हर मंज़र को हैदर के साथ जोड़ने लगती। क्या वो तन्हा है? क्या वो पुकारता है? मगर अपने ख्यालात को रद्द कर देती। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। अपने डर खौफ से निजात के लिए वो आधी आधी रात तक काम करने लग गई थी। एक दिन में 3 दिन का काम समेट कर रखने की आदी हो गई थी।
हर गुजरता दिन उससे पहले से खामोश और संजीदा करता जा रहा था। 22 साल की जवान लड़की अंदर से बोसीदा होती जा रही थी, या वो यूँ कहिए कि वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रही थी। उसकी प्रमोशन हो चुकी थी इस वक्त वो अपने घर वालों के लिए ATM मशीन बन चुकी थी। आए दिन किसी की कोई फरमाइश, किसी की कोई ज़रूरत अपने आप पर खर्च करना भूलकर वो ज़रूरी नहीं समझती थी। एक दो बार उसकी मुलाकात उरूज से भी हुई थी, आसिया बेगम की बेटी से, मगर उससे भी ख़ास दोस्ती नहीं हो सकी थी। वो अपने कमरे तक ही महदूद हो गई थी। वो पहले से कमज़ोर हो गई थी। एक चश्मे ने उसकी आंखों का अहाता कर लिया था। वक्त पहले की रफ्तार से घूमता जा रहा था। 3 महीने बाद। आंटी, वो मुझसे मत पूछिए मेरा माजी, जिससे फ़रार हासिल करती फिर रही हूँ मैं। फ़रार किसी चीज़ से हासिल नहीं होता। तुम तब तक फ़रार हासिल नहीं कर सकती जब तक तुम अपने अंदर वो भड़ास, वो खौफ निकाल नहीं देती। बताओ मुझे क्या हुआ है। 6 महीने पहले मैं बनी हुई थी। मेरा निकाह हुआ था मेरे गांव की ज़मींदार रज़ा के बेटे हैदर रज़ा से, और वो माजूर थे। एक एक लफ्ज़ हुर्फ ब हुर्फ वो उन्हें सुनाती जा रही थी और उनकी आंखें हैरत से फैलती जा रही थीं। आंटी, मैं जब उनके पास जाती थी, उनका थोड़ा सा भी काम कर देती थी, उनके चेहरे पर तशक्कर के साथ शर्मिंदगी भी आ जाती थी। मुझसे नहीं देखा जाता था कि वो हर रोज़ मुझे देखकर शर्मिंदा होते हैं। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया था कि उनसे दूर जाने का। गलत किया था। हैरत से उनके मुंह से बस यही जवाब निकला था। गलत कैसे था? किसी इंसान को उसकी शर्मिंदगी से निजात दिलाना गलत है। वो कोई इंसान नहीं था रुबा, तुम्हारा शौहर था, तुम्हारा मिजाजी खुदा। एक शर्मिंदगी को देखकर रिश्ता नहीं तोड़े जाते। तुम्हारा काम उसे अपने साथ पुरएतमाद करना था, उसके एहसास दिलाना था कि तुम जो भी कुछ करती हो उसका हक है, उसकी खिदमत तुम्हारा फ़र्ज़ था। अपने फ़र्ज़ से भाग गई। रिश्ता जैसा भी बना, तुम्हारा उसके बीच एक पाक रिश्ता हायल हुआ, निकाह। अल्लाह पाक ने अपनी निशानियों में से एक निशानी कहा और तुमने ये रिश्ता तोड़कर उस निशानी को झुटला दिया। इतना नफ्स हावी हो गया था, तुम इतनी बेकाबू हो गई थी। तुम में और सकीना में कोई फ़र्क नहीं, तुम दोनों एक जैसी ही हो। उसने भी उस हालात में उसे छोड़कर उसके साथ बुरा किया, मगर वो उसके निकाह में नहीं थी। उसके शरीके हयात खुदा ने तुम्हें बनाया था। उसे छोड़कर तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है। इन 6 महीनों में एक लम्हा ऐसा नहीं गया था जब उनकी फ़िक्र ना आई हो मुझे। हर पल ऐसा लगता था जैसे कुछ गलत हो रहा है। समझ नहीं पाती थी। समझ कैसे पाती? किसी ने समझाया ही नहीं कि गलत है। एक मर्द चाहे जैसा भी हो, जितना गुस्से में भी हो, वो तलाक के 3 अल्फाज इतनी आसानी से नहीं बोलता। और तुमने उसके चेहरे पर ज़रा सी शर्मिंदगी देखकर उससे तलाक की मांग ली। इतनी खुद एतमाद हो गई तुम। उन्होंने ही कहा था कि अगर कोई फ़ैसला करो तो एतमाद रखो कि सही है, सफाई ना दो, लेकिन अगर गलत लगता है तो सोचो क्यों और कैसे गलत है। तुमने सोचा, तुम्हें एक चीज़ नज़र आई कि वो तुमसे शर्मिंदा होता है। ये नहीं सोचा उसके हक़ से महरूम कर रही हो उसे। आओ मेरे साथ। उसका हाथ पकड़कर टॉर्च के सहारे वो उसे नीचे ले आई थी। अपने कमरे में लाकर टॉर्च सीधी रख दी। कमरा टॉर्च की मध्यम रोशनी में चमक गया था। वज़ू करने के बाद वापस आई, कुरान निकाल कर बैठ गई थी। सर पर चादर लेते वो भी घुटनों के बल आकर उनके पास बैठ गई। ये देखो क्या लिखा है। जालिम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं और अल्लाह परहेज़गारों के मददगार है। सूरत अल-जसीता 19। उसने सवाली निगाहों से उन्हें देखा था। तुम कहती हो तुम्हें अल्लाह के फ़ैसलों पर यकीन है, तुमको अल्लाह को दोस्त रखती हो, उनकी हर बात मानती हो, लेकिन वो तो जालिम लोगों के दोस्त ही हैं, है ही नहीं। जालिम? हाँ जालिम। क्या तुमने उस हालत में हैदर को अकेला छोड़कर उस पर जुल्म नहीं किया है? उसे उसके बीमारी और तन्हाई में मरने के लिए छोड़ दिया, ये जुल्म नहीं था? या तुमने उससे मदद मांगनी थी तो पूछा था? उसने अज़बात में सर हिलाया। पूछा था? क्या जवाब आया था? वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। सब्र की तलकीन हुई थी। क्या था? उसने फिर अज़बात में सर हिलाया था। कितना? 3-4 दिन तक। 3 दिन 4 रातें। और वो शर्मिंदा हो गई थी। आसिया बेगम ने अफसोस से उसे देखा। बस मैं क्या करती आंटी, नहीं हो रहा था, मुश्किल लग रहा था सब कुछ। वो मुझसे बात ही नहीं करते थे। इस घर में मेरा भी मकाम एक बेकार चीज़ का था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आशिर अंकल थे जो मुझसे बात करते थे, उन्होंने ही वनी का फ़ैसला लिया था। मगर आंटी, मैं नहीं कर पा रही थी, सब उलझता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो हैदर ने भी कहा था कि जो जा सकती हूँ, उन्हें कोई मसला नहीं है। उसने एक दफ़ा कह दिया और तुम आ गई। एक बार भी नहीं सोचा। पहले उसकी मंगेतर उसके साथ ये सलूक किया, वो औरत ज़ात से बदगुमान हो गया। फिर तुम आई उसके निकाह में, उसकी बीवी होते हुए तुमने उसे छोड़ दिया। तुम्हें लगा वो ठीक हो जाएगा। एक इंसान जिसको ज़िंदगी में मुश्किल आई तो सब उसे छोड़ते गए, क्या वो ज़िंदगी से नाउम्मीद नहीं होगा? तुमने उसे और मायूसी में धकेल दिया रुबा। उसका यकीन उठ गया होगा औरत ज़ात पर से। मैं तुम्हें एक अक्लमंद बशौर लड़की समझती थी, मगर तुम तो खुद सर और मतलब परस्त निकली। उसने हैरत से उन्हें देखा था। आंटी, मतलब परस्त नहीं हूँ मैं, बस आसानियाँ पैदा करना चाहती थी।
फ़कत अपनी ज़ात के लिए। तुमसे कुछ संभल नहीं पा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो नहीं हो रहा था, तो तुमने एक फ़ैसला किया उसे छोड़ने का। किसी से भी सुलह मशवरा किए बगैर, अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी किए बगैर तुम उसे छोड़ आई, अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। ये मतलब परस्ती नहीं है तो क्या है? तुमने उसे अपनाया अपने भाई को बचाने के लिए। जब उन्होंने केस वापस ले लिया, तुम्हारा भाई महफूज हो गया, तुमने इस फैसले से भी जान छुड़ा ली। क्या मतलब परस्ती नहीं थी ये? तहज्जुद की नमाज़ छोड़ देने वाली लड़की अलार्म लगाकर तहज्जुद पढ़ने लगी। अपने मसाइल हल के लिए क्या मतलब परस्ती नहीं थी? अपनी बेचैनी में तुम्हें अल्लाह याद आ गया, उसका सुकून तुम छीन कर ले आई। क्या ये मतलब परस्ती नहीं है? हो गई गलती, अब बताइए क्या करूं? 6 महीने से वो खौफ शर्मिंदगी नदामत मुझे अंदर से खाती जा रही है। पहले ख्वाब तक महदूद था, अब सैराब बनकर नज़र आने लगा है। पहले उससे हमदर्दी थी, अब मेरा खौफ बनता जा रहा है। मुझे आज भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रुजू करो। उसने आंसू पोंछकर अपना बैग निकाला। जो लिफाफा 6 महीने पहले उसने बंद कर रख दिया था, आज फिर खुल गया था। ये पहली तलाक है, दूसरी घर पहुंच गई है और तीसरी चंद दिन में आने वाली है। फिर सब खत्म हो जाएगा। 1 मिनट, तीसरी अभी तक नहीं आई? उसने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक तो आ जानी चाहिए थी, फिर क्यों? मैं नहीं जानती क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं आई, पर एक दिन तो आ ही जाएगी। आई तो नहीं अभी तक। रुजू कर लो, अभी वक्त है, लौट जाओ हैदर के पास, वापस कर लो अपनी गलती का कफ़ारा, अपना लो उसे। जो मैं कर आई हूँ उसके बाद वो मुझे अपनाएंगे? आशिर अंकल मुझे नहीं मिलने देंगे उससे। क्यों? तुम बीवी हो उसकी, अपना हक इस्तेमाल करो। तुम वापस जाओ कि हैदर के पास कल ही जाओगी, कोशिश करोगी ना? वो चंद लम्हे उन्हें देखती रही, जो सवाली नज़रों से मुंतज़िर थी। इतने दिन तो तहज्जुद की कुरान की तिलावत में भी एक ही मालूमात दरस्तगी का हुक्म आ रहा था। क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? क्या मेरी बेचैनी का हल यही है कि वो घुट घुट कर मर रहे हैं? क्या मैं बचा सकती हूँ उन्हें? ठीक है, मैं कल ही वापस जाऊँगी हैदर से मिलने नहीं, हैदर के पास लौट जाओगी तुम। आई समझ? तुम्हें दोबारा मेरे पास अकेले नहीं आओगी, वापस कराची तुम हैदर के बगैर नहीं आओगी। बहुत हिम्मत करके उसने इस बात में सर हिलाया। आसिया बेगम खुश हो गई थी। महीने पहले जिस हैदर को वो बंद कमरे में अकेला सोता छोड़ आई थी, आज वो कैसा होगा? वो कितना बदल गया होगा? क्या वो पहले से अच्छा हो गया होगा? या रात भर हर सोच हैदर से मुंसलिक ही रह गई थी? आशिर साहब ड्राइंग रूम में बैठे हिसाब का किताबचा खोलकर बैठे और साथ सर झुकाए खड़े नौजवान को कुछ समझा रहे थे। जब रहीम आया। रुबाइशा बेटी आई हैं। उनका हिलता हाथ वहीं रुक गया था। 3 महीने पहले का ज़ख़म फिर से ताज़ा हो गया था। बिठाइए उन्हें। किताबचा उस लड़के को पकड़ाकर वो उठ गए थे। उसे बैठक में बिठाया गया था। उंगलियां मरोड़ती वो आशिर साहब का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद वो उसे रोब के साथ नागवारी से उसे देखते उसके सामने बैठ गए थे। उससे नज़र उठाकर उसे देखा। आज जिन आंखों में नागवारी है, कभी उनमें शफ़क़त से आस रहम था। वो उसकी वजह से वो जानती थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत? उनका लहजा काटदार था, कोई लचक नहीं थी उसमें। मैं आपसे एक इल्तिजा करने आई हूँ। आपको अपने बेटे का खून माफ़ कर दिया है, और क्या चाहिए आपको? उसे तवक्को नहीं थी वो ये बात जताएंगे उसे। जी शुक्रिया, मैं कुछ और कहना चाहती, मैं रुजू करना चाहती हूँ। हैदर से मुझे तीसरी तलाक नहीं चाहिए। हिम्मत करके उसने एक ही बार में सारी बात कह दी थी। दूसरी जानिब एक लंबी हौलनाक खामोशी छा गई थी। चंद लम्हे जवाब का इंतज़ार करने के बाद उसने फिर पुकारा, अंकल। हैदर का 1 माह पहले इंतकाल हो गया। रुबाइशा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। उसके कान साई साई कर रहे थे। आशिर साहब खुद को जब्त किए बैठे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा कैसे नहीं हो सकता? अपाहिज तो वो पहले ही था, बीमार होकर वफ़ात पा गया, तो उससे आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। 1 माह पहले वो बहुत बीमार हो गया। 28 फरवरी। फ़हद, ये क्या है? अदावियत कुछ कर क्यों नहीं रही हैं? और इसका यूरिन में खून और पस आने लगा है। आशिर साहब हैदर की रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर्स फ़हद के सामने बैठे थे। आशिर, मैंने तुम्हें भी कहा था कि अपनी बीमारी की वजह से हैदर जो अदावियात ले रहा है वो बहुत हाई है। उनका सीधा अक्सर उसके गुर्दों पर हो रहा है। इस वजह से यूरिन में खून और पस है, और अगर अदावियात बंद कर दी तो मामूलात और बिगड़ जाएंगे। इसीलिए मैं इसकी मेडिसिन चेंज करने वाला हूँ। 12 अप्रैल। हैदर भाई के लिए सूप बना दी। कोई भी सख्त चीज़ वो नहीं सूप खा सकते। सूफियान सूप लेकर कमरे में आया तो वो उल्टियाँ कर रहा था। उसके सारे कपड़े, कंफर्टर सब ख़राब हो चुका था, लेकिन उल्टी रुक ही नहीं रही थी। सूप टेबल पर रख कर उसने बास्केट उसके सामने रख दी। अंदर से निकलता महलूल
बाल्टी में जमा होने लगा था। आखिर सारा गुबार निकलने के बाद बेड क्राउन से सर टिकाकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। आंखों से निकलने वाला पानी जलन का बाइस बनता जा रहा था। सुफियान ने बास्केट नीचे रखा, उसके उठाकर व्हीलचेयर पर बिठाया, उसका हाथ मुंह धुलाया। कपड़े तब्दील करने के बाद वो बेडशीट बदलने लगा था। चादर तब्दील करते उसने पलटकर हैदर को देखा तो चेहरा हाथों पर छुपाए रो रहा था। हैदर भाई। वो घुटनों के बल उसके करीब पहुंचा तो वो और टूट गया। हैदर भाई क्या हुआ? आई एम सॉरी सुफियान, मेरी वजह से तुम्हें ये गंदा उठाना पड़ता है। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत बेबस, बहुत ज़्यादा दुआ करो मैं मर जाऊँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। उल्टियों की वजह से गला भी जा रहा था। इतनी तकलीफ़ थी कि वो बयान भी नहीं कर पा रहा था। उसकी हालात पर सुफियान को शदीद दुख हुआ था। उसे बेड पर शिफ्ट करने के बाद वो बास्केट की जानिब बढ़ा तो डर गया। उल्टी में खून था। 10 अप्रैल। अंधेरी रात में मौसम के हालात बिगड़ गए थे। अंदर हैदर को कमर में उठने वाले दर्द से जूझ रहा था। उसकी हालात कुछ मुज़्ज़मिल। सुफियान चंद दिन उससे उसके साथ ही स्टे कर रहा था, मगर उसे बेचैन ना करने के अर्ज़ से हैदर अपनी तकलीफ़ पी गया था। वो बस सिसकियाँ ले रहा था। हर लम्हा शिद्दत बढ़ती जा रही थी। ना नींद आ रही थी ना सुकून। 15 अप्रैल। हैदर के गुर्दे 30% तक ख़राब हो चुके थे। ऊपर से उसके मैदा भी कुछ ज़ख्म मिले हैं जो मुतवज़्ज़न ग़िज़ा से ठीक हो सकते हैं, मगर हैदर के गुर्दे और मैदे की जो हालात है वो इतनी भारी खाना हज़म नहीं कर पाएगी। अदावियात तासीर बहुत गर्म है, जो नई है वो असर नहीं कर रही हैं। उसकी HB भी कम हो गई है, शुगर लेवल भी कम हो गया है। वो दिन ब दिन मौत की तरफ जा रहा है। आशिर। 22 अप्रैल। वो कमज़ोर लागर जिस्म लिए बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा था। उसकी जाजिब पुरकशिश शख्सियत कहीं खो गई थी। आंखों के नीचे सिया हल्के खुशक होटे रुखसार हल्की सी नज़र आती। इतनी हड्डियाँ और मेजर अब कमज़ोर हो गया था। वो मुस्कुराकर अपने वालिदैन की तस्वीर को देख रहा था। हैदर, आओ वॉक पर चलते हैं। नहीं चाचू, ठंड लगती है बाहर। अब मैं ये जिस्म मौसमी तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं बचपन से अम्मी से गिला करता था, मुझे आपकी गोद क्यों नहीं मैसर हुई। वो मुझे मेरा हक देना चाहती हैं। वो मुझे बुला रही हैं। चला जाऊंगा अब, यहाँ ऐसा कोई नहीं। हैदर, मैं कुछ नहीं लगता। उसने प्यार से उनका हाथ थामा। आपके सिवा कोई और कुछ लगता ही नहीं चाचू। अब्बू को बताऊंगा, आपने अपना हर फ़र्ज़ पूरा किया, उन्हें आप पर गिला नहीं होगा। 30 अप्रैल। उसकी तबीयत अचानक ही बहुत ख़राब हो गई थी। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, इसीलिए घर पर ही उसने वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था, मगर फिर भी उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। हर अचानक वो पुरसुकून हो गया, बिल्कुल खामोश, गहरी नींद में चला गया। हर तरफ मौत का सन्नाटा छा गया था। हैदर भाई। सुफियान ने कंधों से पकड़कर उसे झंझोड़ा। हैदर भाई उठिए। मगर जवाब ही नहीं आना था, न आया। मौजूदा दिन। हैदर की तकलीफ़ का अजाला नहीं किया जा सकता था। उसे महसूस ही नहीं हो रहा था उसकी कोई हिस्स सही से काम भी कर रही थी या नहीं। उसने कितनी देर कर दी। उसके आंसू चीख हल्क में ही दम तोड़ने गए थे। आशिर साहब की आंखें जब से लाल हो चुकी थीं। हैदर के बाद वो रुबा की टूटती हालत नहीं देख सकते थे, इसीलिए उठकर चले गए थे। मुझे उनके कमरे में जाना है, मुझे उन्हें महसूस करना है। उनके सामने जब्त से हाथ जोड़ती वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। आप उसकी तकलीफ़ को कभी महसूस नहीं कर पाएंगी। कर पाती तो उस वक्त पे पल्ला झाड़ कर ना जाती। अंकल प्लीज़। उसकी इल्तिजा पर वो उसे इस कमरे में ले आए थे जहां हैदर ने अपने आखिरी तकलीफ़दा अयाम गुजारे थे। हर चीज़ नफासत से पड़ी थी। वही कालीन जहां पहली रात उसे लाकर पटका गया था, वही बेड जहां वो लेटा छत को घूरता रहता था, वही साइड टेबल जिसका दराज फंस कर निकलता था, वही जग गिलास जिसमें उसने पानी पिया था। उसने साइड टेबल से कुरान निकाला तो नज़र जमे खून पर पड़ी। जिस दिन वो यहाँ से गई थी उस दिन उसके हाथ पर चोट लगी थी। हाथ झटकने पर वो खून टेबल पर लगा और वहीं जम गया। उसकी कहानियों का लोकेशन आज गेतियारा ने सच में सफदर लोची को खो दिया, जिसने सब के दिल पर दस्तक दी थी, मगर उसके लिए किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और वो मौसमी तब्दीलियों की ज़िद में जंग हार गया। कुरान सीने से लगाए वो फूट फूट कर रोती थी। दिल गम से फटने को आ गया था। वो कालीन पर बैठी रोने में मसरूफ़ थी और वो उसे देख रहा था। क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? मुझे सोना है। ये दराज थोड़ा फंस कर निकलता है, ऊपर उठाकर निकालना पड़ता है। आइंदा ख्याल रखिएगा, इसलिए नहीं कि मेरी नींद ख़राब होगी, इसलिए कि आपको चोट ना लगे। आप भी तो करवटें बदल रही हैं, नींद तो आपको भी नहीं आ रही। आपका नाम क्या है? जो जाना चाहता है उसे जाने दें।
हैदर अपनी तमाम तर मोहब्बतें बेबसी के साथ अपनी ख्वाहिश की तकमील को पहुंच गया था। कभी कभी हम वापस पलटने में बहुत वक्त लगा देते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रूठे रिश्ते को मनाने में पहल करें, ये ना हो कि फिर सीने से उसे लगाकर रोने के लिए यादें रह जाएं। उसके हाथ में हैदर का कुरान था, वो कलाम जिसने उसे हर कदम समझाने की कोशिश की थी। आंसू पोंछकर उसने खोला, सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बेशक। वो फिर उलझ गई थी। वादा? कौन सा वादा? उसने क्या मांगा था सिवाय उस मसले के हल के? तब भी सब्र का कहा गया था और अब भी हैदर की मौत उसे मसले का हल नहीं हो सकती। टूटी फूटी हालात में घर आई थी जहाँ सब उसका मुंतज़र थे। आपा, दोपहर से शाम हो गई, आप अब आई हैं? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। एक नज़र ज़ेबू को देखने के बाद उसने अपनी माँ को देखा। हैदर का इंतकाल हो गया है, मुझे बताया नहीं है? उनके अपने हाथों से बर्तन छूट गया था। वो कब हुआ? वो फिर उलझ गई थी। आपको नहीं पता? हमें तो नहीं पता। और ज़ुबैर तो हवेली के पास ही रहता है, उसने भी नहीं बताया। गांव में भी किसी ने नहीं सुना। अब बेचारा वैसे भी ज़िंदा होकर मुर्दों की ज़िंदगी जी रहा था। अच्छा ही हुआ कि उससे निजात मिली। रुबा ने बेयकीनी से उसे देख रही थी, जो बोलते बोलते रुक गई। अम्मी, मैं बेवा हो गई हूँ। तो पहले भी कौन सा शादीशुदा रही थी, पहले तलाक याफ्ता कहलाती, अब बेवा। क्या फ़र्क पड़ता है? चल छोड़, मुंह हाथ धो, मैं खाना लगाती हूँ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसके गम में शरीक होने के लिए तैयार ही नहीं थी। बैग वहीं छोड़कर अपने कमरे में आकर बंद हो गई थी। ज़ेबू उसके पीछे जाने लगी तो उन्हें रोक दिया। रो लेने दे, इसे जब रिश्ते टूटते हैं तो रोना आता है। बेड पर औंधे मुँह लेटे वो टूट कर रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। बख्तू और ज़ेबू दरवाज़ा खोलना चाहते थे, फिर थक कर चले गए और एहसास शर्मिंदगी ने मार दिया था। आई एम सॉरी हैदर, आई एम रियली सॉरी। मैं अपने फ़र्ज से भाग गई। आपकी मौत की वजह मैं हूँ। मैंने आपको बेबसी में धकेला है, मैंने आपको मौत के दहाने पर पहुँचाया। 3 महीने में ही मैं हमदर्दी से खौफ और खौफ से चाहतों का ये सफ़र आज मेरा दिल फाड़ रहा है। मुझे नहीं पता मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन मेरा सांस लेने का दिल नहीं कर रहा है। कितनी अजियत आपने बर्दाश्त की, हम दोनों को एक अल्लाह ने किया था। मैंने तो उनके आगे शर्मसार हो गई। आई एम सॉरी, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी। मैं सारी उम्र आपकी बेवा बनकर गुजार दूँगी। आपके अलावा किसी का मुझ पर हक़ नहीं होगा, किसी का नहीं। 7 दिन 7 सदियों की मान बन गए थे। वो अपने कमरे तक ही महदूद होकर रह गई थी। आंगन में ताकत पर बैठे वो गैर मुरई नुक्ते को घूर रही थी। आंखें शबे बेदारी की गवाह थीं। आंखों में नीचे सियाह हल्के रंग भी जर्द हो गए थे, बाल भी बिखरे थे। छुट्टियों की वजह से ज़ेबू और बख्तू का सारा दिन खेलने कूदने में ही निकल जाता था। वो दोनों घर वापस आए तो अपनी आपा को इस हालत में देखकर सोच में पड़ गए थे। बाहर जाकर उससे लिपट गए। आपा, उसमें मुस्कुराकर उन दोनों को देखा था। आपा, आज मौसम कितना अच्छा है ना, चलें बाहर चलें, हमारे गिल्ली डंडा देखें, हम जीत कर आए हैं। बख्तू ने चहक कर बताया तो ज़ेबू ने उसे परे धकेल दिया। नहीं आपा, मेरा शटापू देखेंगी, मेरे जैसा कोई नहीं खेलता। मुझे नहीं जाना, तुम दोनों खेलो। वो उठकर जाने लगी तो उन दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं आपा, आप हमारे साथ चलेंगी। उसके ना करने के बावजूद वो उसे बाहर ले आए थे, जहाँ एक तरफ लड़कियां अपने खेलों में मशगूल थीं और लड़के दूसरी तरफ। गांव में हर कोई अपना अपना काम कर रहा था। कोई नीम के दरख्त के नीचे हुक्का पी रहा था तो कोई तंबाकू को पीस रहा था। औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी, सर पर घड़ा रखी जा रही थी तो कोई गाय धोने में मसरूफ़ था। भेड़ हर तरफ थी, लेकिन किसी का अकेलापन कोई दूर नहीं कर पा रहा था। वो भी देख तो बख्तू और ज़ेबू को रही थी, मगर ख्यालों में कहीं और घूम रहा था। जब उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी तो फ़ोन में घुसा हाथों में कुछ सामान पकड़े वो जा रहा था। उसकी नज़रें दूर तक उसका ताक़ुब करती रही थी। आपा, क्या हुआ? ज़ेबू की आवाज़ पर उसने उस जानिब उंगली उठाई। वो लड़का, वो तो रोज़ आता है, यहाँ से रोज़ गुजरता है। उसने हैरत से उसे देखा था। रोज़? पिछले महीने भी आता रहा है? हाँ, आता रहा है, उसी वक्त और शाम को चला जाता है। बस पिछले हफ्ते नहीं आया था। रुबा को शदीद हैरत हुई थी। फिर उसने ज़ेबू को देखा। तुम्हें बहुत खबर है उसकी, कब आता है कब जाता है? उसकी बात पर वो गड़बड़ा सी गई। वो आप ही खेलते नज़र पड़ जाती है। ज़्यादा किसी पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम से काम रखा करो और बड़ी हो गई हो, घर से कम निकला करो। जल्दी वापस आओ तुम दोनों की और पढ़ने बैठो। उन्हें तनबिया करने वो वापस घर आ गई थी। वो उलझ सी गई थी। उसकी नज़र में बार बार वो लड़का आ रहा था। अगर हैदर की डेथ हो गई है तो सुफियान रोज़ क्यों आता है? कहीं फिर से कुछ गलत है? सारी रात वो समझ रही थी और आज सुबह से ही उसने सोच रखा था कि आज अगर सुफियान आया तो वो उससे बात करके ही रहेगी। इसीलिए नाश्ते के बाद ही वो बाहर आ गई थी। कुएं के पास खड़ी वो मुंतज़िर थी उसकी कि वो कब आएगा। उसने घड़ी पर वक्त देखा, 7 तो बज गए थे, अब तक तो आ जाना चाहिए था।
यही वक्त था उसका। बुक्तू और ज़ेबू पर पत्थर और गेंद से खेलते उसे देखते रहते थे। ज़ेबू गेंद ऊपर फेंककर पत्थर उठाती और फिर गेंद पकड़ लेती। इस रद्द-ए-अमल के दौरान उसकी नज़र रूबा पर ही थी। अचानक उसके चेहरे के तासुरात बदले तो ज़ेबू ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। वहाँ सूफियान आ रहा था। हाय आपा, इसे कुछ पूछेंगी तो नहीं लेंगी? वो अपने ध्यान में फ़ोन इस्तेमाल करता जा रहा था। सूफियान अपने नाम की सदा पर उसने पलटकर रूबा को देखा तो माथे पर बल आ गए थे। नागवारी से उसे देखकर आगे बढ़ गया। सूफियान रुको, मेरी बात सुनो, मुझे बात करनी है। अगर उसकी रफ्तार पहले से भी ज़्यादा हो गई थी। बख्तू, ज़ेबू पकड़ो उसे। उसने हैरत से रूबा को देखा मगर तब तक बख्तू और ज़ेबू उसे पकड़ चुके थे। छोड़ो मुझे। उसने गर्दन घुमाकर ज़ेबू को देखा। तुम फिर आ गई हो? पहले जो हुआ। आपा, ये बहुत बदतमीज़ है, इसे मारें। वो हैरत से आंखें फाड़े ज़ेबू को देख रहा था जो रूबा को उसे मारने का कह रही थी। सूफियान, तुम हर रोज़ क्यों आते हो? हैदर की तो डेथ हो गई है ना? हाँ हो गई है, और मैं जो मर्ज़ी करने आऊँ। सारा गांव आपका थोड़ी है, किसी और से काम आता है और काम से आता हूँ। और वो कोई काम तुम्हें रोज़ बड़ी हवेली में होता है। मैं नर्स हूँ, मेरा काम है लोगों की मदद करना, वही करता हूँ। अपने बाजू उन दोनों की गिरफ्त से निकालने की कोशिश कर रहा था मगर उन दोनों ने उसे पकड़ रखा था जैसे चोर हो। उसकी बात रूबा को गलत नहीं लगी थी, इसीलिए उसे छोड़ने का कहकर वो वापस मुड़ गई थी। सूफियान ने उसके चेहरे पर नदामत देखकर कर्ब से देखा था। उसे भी दुख हुआ था मगर हैदर का दुख कहीं ज़्यादा था। ज़ेबू ने उसे धकेल कर छोड़ दिया था। उसने एक गहरी और खा जाने वाली नज़र से ज़ेबा को देखा तो वो रूबा के पीछे चली गई थी। उनके पकड़ने की वजह से सूफियान के हाथों से सामान गिर गया था। वो उठाने के लिए झुका था। एक फ़ाइल भी नीचे गिरी थी, उस पर हैदर का नाम लिखा था। सूफियान ने उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया मगर रूबा उसे पकड़ चुकी थी। उसने फ़ाइल खोलकर देखा, टेस्ट रिपोर्ट्स कल की थी। उसने हैरत से सूफियान को देखा जो शर्मिंदगी से सर झुका गया। टेबल पर पड़ी फाइल को गौर से देखते उन्होंने रूबा को देखा जो सवालिया निगाहों से उन्हें ही देख रही थी। सूफियान भी सर झुकाए पास ही खड़ा था। हैदर जिंदा है? उन्होंने फाइल समेट कर सूफियान को पकड़ाई और जाने का इशारा कर दिया मगर वो रुकना चाहता था, कुछ कहना चाहता था। आपको पता है रूबा आपी, वो कितने दुखी थे, कितने बीमार, उन्हें सब छोड़ गए थे। पता है कितनी तकलीफ़ होती थी मुझे जब मैं उन्हें रोते हुए देखता था, कितना दुख होता था जब वो मुझसे आहानी तकलीफ़ छुपाते थे, कितना रोना आता था जब मैं उनके जिस्म से कतरा कतरा खून निकलता देखता था। आप सब ने जुल्म किया है उन पर, सकीना आपी ने भी और आपने भी। आप हैदर भाई के काबिल नहीं हैं। हाँ वो मर चुके हैं आप दोनों के लिए। जब कोई किसी को छोड़ने का फ़ैसला करता है तो रिश्ता ख़त्म करता है, तो इसके लिए वो मर चुका ही होता है, इसीलिए आपके लिए वो मर चुके हैं। और सूफियान, आशिर साहब ने संजीदा अंदाज में उसे पुकारा था तो वो नागवारी से रूबा को देखता चला गया था। अंकल, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ हैदर जिंदा है, मैंने आपसे झूठ बोला। उसके कदम डगमगा गए थे। 30 मई। हैदर भाई उठिए, मगर वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। उसकी हार्ट बीट भी लो होती जा रही थी। नर्स कार्ड्स लाओ। चार्ज कार्ड्स उसके सीने पर रख दिए गए थे। वो बिस्तर से चंद इंच ऊपर उठा, फिर साकन होकर रह गया था। डॉक्टर फहद ने कार्ड्स को आपस में रगड़कर फिर से कोशिश की। आखिर उसकी सांस वापस आ ही गई थी। वो लौट आया था। उनकी अटकी सांसें उसके साथ बहाल हो गई थी। उसे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया था। मुंदी मुंदी नज़रों से वो आशिर साहब को देख रहा था। जब उसने उन्हें पास आने का इशारा किया, उस पर झुकी। वो उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। जो मेरा भी पूछे कह दीजिएगा मर गया, प्लीज़। वो उनके सामने हाथ जोड़ रहा था। आशिर साहब ने उसके हाथ नीचे किए और अज़बात में सर हिला दिया। मौजूदा दिन 3 महीने पहले मैंने सबसे कहा था कि वो मर रहा है, अपनी उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है, और आपने हाथ जोड़कर रोकर कहा था आप नहीं कर पाएंगी। आप सारी ज़िंदगी एक अपाहिज की गुलामी नहीं कर पाएंगी, तो किस मुँह से आप आज वापस आई हैं? नहीं रुबाइशा, आपका साथ तो क्या हैदर, अब आपका साया भी नहीं पड़ेगा। और बात करते करते वो पलटे तो वहाँ कोई नहीं था। नज़र फर्श पर पड़ी तो घुटनों के बल झोली फैलाए बैठी थी। तब हाथ जोड़कर अलहदगी मांगी थी, आज दामन फैलाकर मांग रही हूँ। खैरात ही सही, मुझे हैदर दे दें। वो ये हरकत उनके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकता। कुछ मसाइल की वजह से आपकी आखिरी तलाक ताख़ीर का शिकार हो गई है, मगर वो मिल जाएगी। फिर आपका और हैदर का ताल्लुक़ हमेशा के लिए ख़त्म। नहीं अंकल, प्लीज़ ऐसा मत करें। मुझे रुजू करना है, मैं ये रिश्ता रखना चाहती हूँ।
मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़। नफ़ी में सर हिलाकर वो बाहर की जानी पड़ गई थी जब उसकी बात उन्हें सकन कर गई। आप लालची हैं। उन्होंने पलट कर उसे देखा। आप लालची हैं, आप हैदर की प्रॉपर्टी हड़प करना चाहती हैं। दुनिया की नज़र में तो मार चुका आपके इस, और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद मर रहा है। किसी की खबर हुए बगैर आप उसका कत्ल कर देंगे और फिर आप और आपकी बेटी अय्याशी की जन चटा। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसे थप्पड़ पड़ चुका था। उसे तो भारी हाथ, ऊपर से गुस्सा। उसके होठ का किनारा फट गया था, मगर आशिर साहब की आंखों में उतरा इश्तियाल कम नहीं हुआ था, बल्कि उसकी कलाई थामे वो उसे घसीटने लगे थे। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हैदर के कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसे ज़मीन पर पटका गया था। वो ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। पायदान पर रखे पैर बिल्कुल साकिन थे। गोद में रखे हाथों में पहले से कमज़ोरी और गंदमी हो गए थे। नज़र थोड़ी ऊपर गई थी। वाइट शर्ट पर के ऊपर 3 बटन्स खुले थे। गर्दन से होते नज़रें चेहरे पर जाकर रुक गई थी। गंदमी कमलाया चेहरा, आंखों के नीचे सियाह हल्के, हैरत से भरी आंखें, जनविश करते होठ, बिखरे बाल। वो हैदर था। हाँ, वो हैदर था। वो उसके कदमों में गिरी थी, वैसे ही जैसे उस ख्वाबों में दिखाया गया था। कहाँ जाकर हकीकत का रूप लेता है। उसने तब उसे लगता था कि वो गुलामी में दी जा रही है, मगर आज उसे समझ आया था कि उसे गुलामी तो उसकी अपनी चुनी थी। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा था, उसके बुरे का हिसाब भी हुआ था और उसके सब्र का फल भी मिला था। हैदर जिंदा था, मगर उसे देखकर हैदर को अच्छा नहीं लगा था। चाचू ये कहते ही मैं लालची हूँ, कहती है मैं लालची हूँ, मैं तुम्हें मार देना चाहता हूँ। बताओ हैदर, मैं मार रहा हूँ तुम्हें? मैं लालची हूँ? मुझे तुम्हें रोज़ मरते देखकर खुशी होती है। ना जाने क्यों उनकी आंखें नम हो गई थीं। हैदर ने बेयकीनी से रुबा को देखा, जो शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। इन्हें तलाक नहीं भेजी आखिरी? वकील का कार एक्सीडेंट हो गया है, टांग टूटी है उसकी, सर पर भी काफ़ी चोट लगी है, इसीलिए नहीं भेज पाया, और कुछ दिनों से वकीलों की हड़ताल भी जारी है, इसीलिए। हैदर के पैर को छूने से के लिए उसने हाथ बढ़ाया तो सुफियान ने व्हीलचेयर पीछे खींच दी। हैदर उसे देखता ही रह गया। हैदर, ये रुजू करना चाहती है, तुमसे रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहती। ये दूसरा झटका था। उसने रुबा को देखा, जो उसे देखे जा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। हैदर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर हंस दिया। अब यकीन नहीं है मुझे इन अल्फाजों पर। सब खोखले होते हैं। सब अचानक से कैसे पता चल गया आपको कि आप मोहब्बत या जो भी है महसूस करती हैं मेरे लिए? 3 महीने पहले मैंने जो फ़ैसला लिया था, ये सोच कर लिया था कि शायद मेरे जाने के बाद आप पुरसुकून हो जाएं। मेरी मौजूदगी में आपको शर्मिंदगी होती है, इसीलिए निजात दिलाने के लिए छोड़ा था आपको। मगर आपके आखिरी अल्फाज किसी रिकॉर्डिंग की तरह मेरे कानों में गूंजते थे। मुझे फ़िक्र होती थी आपकी, मुझे हमदर्दी होती थी आपसे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मेरा खौफ बनने लगे। मुझे किसी से भी घुट घुट कर रोने की आवाज़ें आने लगी थीं। सोचते तो एक मंज़र आप में समझ जाता था। आप नज़र आने लगे मुझे, इसीलिए वापस आई थी। लेकिन जब अंकल ने बताया कि आपकी डेथ हो गई है, मेरा दिल फट रहा था। गम से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। फिर पता चला नहीं, मुझे तो आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। चाचू से मैंने ही कहा था कि सबको कह दे कि मैं मर गया हूँ। मुझे किसी से नहीं मिलना था, मुझसे भी नहीं। ना जाने क्यों एक गिला सा था इस जुमले में, जो हैदर को महसूस हुआ था। ये तो नहीं कह कर गई थी कि वापस भी आएंगी। आ गई हूँ ना, प्लीज़ मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं वापस आना चाहती हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे मेरे फ़राइज़ भी पता है। अल्लाह पाक भी यही चाहते हैं कि ये रिश्ता ना टूटे। क्यों वकील एक्स का एक्सीडेंट हुआ? क्यों उन्हीं दिनों वकीलों की हड़ताल हो गई? अल्लाह की हिकमत में अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। प्लीज़ मुझे नहीं जाना। उसके आंसू, उसकी हालत देखकर हैदर को तरस आया था। कोई लौट कर आया था उसके पास। उसके बेहाल हालात देखकर भी मोहब्बत का इकरार कर रहा था। उसने सवालिया निगाहों से आशिर साहब को देखा, जो खामोशी से सुफियान भी लाजवाब खड़ा था। चाचू, तुम्हारा फ़ैसला है हैदर। मैं नहीं चाहता कि तुम या कोई और कहे मैंने हैदर की ज़िंदगी तबाह कर दी। तुम्हारा जो भी फ़ैसला हो मुझे बता दो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे। मुझे पता है कि आपने एक बाप का फ़र्ज़ निभाया है, और किसी को लालची कहने वाले ख़ुद के बारे में क्या कहेंगे। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।